चलिए भाई, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को। दोस्तों, आप सभी को इस होली के पावन अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनों के साथ होली के रंग बिखेरते रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि होली के अवसर पर छुट्टियां हैं और सभी अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन आपकी तैयारी सही दिशा में आगे बढ़ती रहे, आपकी तैयारी में हेल्प मिलती रहे, इसके लिए हम पेड क्लास से एक बढ़िया सा सेशन आपके लिए इस सेशन के माध्यम से लेकर आए हैं और निश्चित रूप से ये आपकी तैयारी में चार चांद लगाएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। तो सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक भी करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। और हाँ, याद रहे दोस्तों कि इस होली के अवसर पर हम आपके लिए अपने सभी बैचेस पर बम्पर बढ़िया सा डिस्काउंट लेकर आए हैं, ऑफर लेकर आए हैं, जैसा कि आप भी चाहते थे। एक बार देख लीजिए कि क्या कुछ ऑफर्स हैं साथियों। तो ऑफर्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे यूपी जीके का बहुत शानदार सा दृष्टि बैच और कंप्यूटर का साथियों संगणक बैच, ये जो अलग अलग बैचेस हैं साथियों, इसको अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन कॉम्बो में इसका जबरदस्त ऑफर है। मात्र 299 में आपको यूपी जीके का दृष्टि और कंप्यूटर का संगणक बैच एक साथ मिल जाएगा। इसी प्रकार से जो वीपीओ का थियरी प्लस प्रैक्टिस का सचिव बैच है दोस्तों, जिसमें थियरी भी कंप्लीट मिलेगी और प्रैक्टिस भी मिलेगा 3000 क्वेश्चन का, और साथ में 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। यह बैच दोस्तों मात्र 399 के ऑफर प्राइस में है। इसी प्रकार से दोस्तों आरओ का यकीन 2.0 बैच जो है ये मात्र 399 का है। इसी प्रकार से साथियों यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए जो आपका दृष्टि बैच है यूपी जीके का, अगर आप अलग से लेते हैं तो मात्र 199 का है। और इसी प्रकार से दोस्तों संगणक बैच जो है कंप्यूटर का, इसे भी अगर आप है ना भाई केवल लेते हैं तो 199 के ऑफर प्राइस में है। यूपी ट्रिपल एससी का वीपीओ का साथियों मात्र रैंकर्स बैच, रैंकर्स बैच मतलब एक ऐसा बैच जिसमें आपको वीपीओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग 3000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, और साथ में 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसमें 15 डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ है। तो ये साथियों मात्र 199, सॉरी यहां बिल्कुल ये मात्र 199 का उपलब्ध है। इसी प्रकार से यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट का साथियों जो प्रयाग बैच है, जिस पर आप लंबे समय से डिस्काउंट चाह रहे थे, ये मात्र 299 का अवेलेबल है दोस्तों। इसी प्रकार से यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो का लिपिक बैच 399 का और लेखपाल का साथियों राजस्व बैच 399 का अवेलेबल है। तो लगभग सभी बैचेस पर बम्पर और अच्छे डिस्काउंट दिए गए हैं। आप इन बैचेस से जुड़ने के लिए कैसे जुड़ सकते हैं जरा एक बार देख लीजिए। हर इनमें से किसी भी बैच से जुड़ने के लिए सेम प्रोसेस है कि आपके पास हमारा एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप होना चाहिए। नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, नाम नंबर डालकर रजिस्टर कर लीजिए। फिर अपना नाम नंबर डालकर रजिस्टर करने के बाद पेड कोर्सेज के सेगमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने बैचेस दिख जाएंगे। जो भी आपको आवश्यकता अनुसार लगे, जरूरी लगे, उन बैचेस से जुड़कर अपनी तैयारी सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। एक बार फिर से आप बताइएगा जरा कि अब वॉइस ठीक है, वॉइस एक बार बताइएगा आप ठीक है। चलिए, तो लास्ट टाइम हम जो बात कर रहे थे साथियों, हमने कहा लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे महाजनपद काल की, ठीक है भाई। उत्तर प्रदेश में जो महाजनपद कालीन राज्य स्थित थे, तो उत्तर प्रदेश में जो महाजनपद कालीन राज्य स्थित थे, है ना, उत्तर प्रदेश में जो महाजनपद कालीन राज्य स्थित थे उनकी संख्या टोटल कितनी थी? 8 थी। कितनी भैया? 8। तो टोटल 8। अब एक बात और समझिएगा कि भाई देखो, हम लोग अभी उत्तर प्रदेश का इतिहास है ना पढ़ रहे हैं, इसके बाद और भी सब्जेक्ट जो भी है उत्तर प्रदेश के उसको पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि हमें जो उत्तर प्रदेश का ट्रेडिशनल वाला पार्ट है उसको बहुत डीप में नहीं ले जाना है, बहुत डीप में नहीं ले जाना है। हमें जिन चीजों को बहुत डीप में पढ़ना है वह है उत्तर प्रदेश के, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश की नीतियां, उत्तर प्रदेश की योजनाएं, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो बहुत ज्यादा है ना एकदम थका देने वाले फैक्चुअल डाटा है कि विभिन्न संस्थान हैं, कौन से जिले में स्थित है, उनकी स्थापना कब हुई है, या फिर विभिन्न जो झीलें हैं या विभिन्न जो डैम्स हैं, या फिर जो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रावधान है, उनको हमें बहुत ज्यादा जो है रटना है और बार बार उसको रिवीजन करके दिमाग में रखना है, ठीक है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वहां से क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं कि इन सबको छोड़ा जा सकता है, यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे और बने हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको भी पढ़ते चल रहे हैं और जितना जरूरी है उससे थोड़ा ज्यादा ही पढ़ेंगे, कम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया भैया उत्तर प्रदेश में जो 8 महाजनपद थे। आप देख सकते हैं कि अगर आप काउंट करेंगे तो इनकी संख्या टोटल कितनी निकलने वाली है भैया? तो टोटल यहां पर साथियों निकलने वाली है 8।
कितनी निकलने वाली है भैया? तो टोटल यहां पर इनकी संख्या निकलने वाली है 8। ठीक है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। टोटल इनकी संख्या कितनी निकलेगी? 8। तो ये 8 है। आप देख सकते हैं लिस्ट में कि भैया ये महाजनपद कालीन राज्य के नाम लिखे, ये राजधानी लिखा हुआ है और ये इसका विस्तार लिखा हुआ है, ये इसका विस्तार लिखा हुआ। जैसे पांचाल है तो पांचाल साथियों जो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के आसपास का एरिया है वो। ठीक है, जैसे मैं आपको इसमें एक ट्रिक बता दूं, ठीक है, जैसे इसमें कुछ ट्रिक्स भी मैं आपको बताना चाहूंगा, वो भी आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक तो मैप पे अगर आप देखें तो यहां पर साथियों ये जो बरेली, बुलंदशहर वगैरह का इलाका है, ठीक है, मोटी मोटा हम मानकर चलते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र था वो पांचाल का था और ये वाला जो क्षेत्र था वो कुरु का था। ठीक है, मोटी मोटा। और ये वाला जो क्षेत्र था, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र था ये सूरसेन का था। ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र था, ये वाला, ठीक है, ये आपका भाई ये वाला क्षेत्र था चेदी का। ठीक है, और ये वाला क्षेत्र हम मोटी मोटा मान लेते हैं, ठीक है, यहां वाला जो क्षेत्र है ये वत्स था और ये हम मान लेते हैं, मतलब ये ऐसे, ये वत्स वाला क्षेत्र था और ये हम मान लेते हैं काशी वाला क्षेत्र था। ये जो है आपका कौशल वाला क्षेत्र था और ये जो है मल्ल वाला क्षेत्र था। ठीक है, मल्ल वाला क्षेत्र था। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब देखिएगा, इनको मैं मैप पर दर्शा दे रहा हूं कि क्या कुछ स्थितियां थी, उनको आप देख लीजिए कि जैसे एक ये वाला क्षेत्र, ठीक है, एक ये वाला क्षेत्र, ठीक है, एक ये वाला क्षेत्र, एक ये वाला क्षेत्र, ठीक है, एक ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र। ठीक है, तो मैप में आपको यहां पर मैं दर्शा रहा हूं, देखिएगा। ठीक है, जैसे ये क्या है? ये मल्ल वाला क्षेत्र था। ठीक है, मल्ल राज्य था यहाँ पर। और ये क्या है? ये है कौशल। ठीक है, ये क्या है? ये साथियों कौशल है। ठीक है ना, ये क्या है? ये दोस्तों काशी है। ठीक है, काशी। ठीक है, काशी वाला क्षेत्र था। और ये क्या था? ये वत्स वाला क्षेत्र था। ठीक है, वत्स वाला क्षेत्र था। ये क्या था? ये चेदी वाला क्षेत्र था। ठीक है, चेदी वाला क्षेत्र था। ये क्या था? ये सूरसेन वाला क्षेत्र था। सूरसेन वाला क्षेत्र था। ठीक है, ये वाला कौन सा क्षेत्र था? ये कुरु वाला क्षेत्र था। कुरु वाला क्षेत्र था। ये कौन सा क्षेत्र था? ये पांचाल वाला क्षेत्र था। ठीक है, कौन सा भैया? पांचाल वाला क्षेत्र था। ठीक है, कौन सा भैया? पांचाल वाला क्षेत्र था, है ना, पांचाल, पांचाल वाला क्षेत्र था। ठीक है, हाँ जी भैया। ठीक है, देखिए, अब देखिए इसमें आप समझिए कि ये हो गए, हम ये क्या देख रहे हैं भैया? हम ये पढ़ रहे हैं साथियों, ये हम आपको बता रहे हैं क्या कि यूपी में जो 8 महाजनपद थे, यूपी में स्थित, यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित, है ना, उत्तर प्रदेश में स्थित 8 महाजनपद, उत्तर प्रदेश में स्थित 8 महाजनपद। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित 8 महाजनपद। तो ये उत्तर प्रदेश में जो 8 महाजनपद थे, हम उनकी बात यहां पर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो 8 महाजनपद थे, हम उनकी बात कर रहे हैं, जिसमें अगर आप देखें तो जैसे राजधानी साथ में लिख दूं तो मल्लों की राजधानी क्या थी भैया? मल्ल की राजधानी, मल्लों की राजधानी हुआ करती थी कुशीनगर। ठीक है, कौशल की राजधानी क्या थी? तो कौशल की राजधानी में 2 चीजें हैं कि एक तो भैया क्या, एक है रामायण कालीन, एक है रामायण कालीन राजधानी और दूसरी क्या है? दूसरी है बुद्धकालीन राजधानी। दूसरी क्या है? बुद्धकालीन राजधानी। ठीक है ना, बुद्धकालीन राजधानी। ठीक है, और इसी प्रकार से काशी। ठीक है, जैसे रामायण कालीन राजधानी क्या थी? रामायण कालीन राजधानी इनकी हुआ करती थी अयोध्या। क्या हुआ करती थी? अयोध्या हुआ करती थी। बुद्धकालीन राजधानी इनकी क्या हुआ करती थी? श्रावस्ती हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी भैया? श्रावस्ती। ठीक है ना भाई, बुद्धकालीन राजधानी की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, रामायण कालीन राजधानी क्या थी साथियों? रामायण कालीन राजधानी थी, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, रामायण कालीन राजधानी अयोध्या थी, बुद्धकालीन राजधानी श्रावस्ती थी। अब इसमें मैं आपको यहीं पर ऐड करके बताना चाहूंगा कि जैसे अयोध्या है तो अयोध्या के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन अभी यहां पर आप ये जानिए कि जैसे अयोध्या साथियों, अयोध्या का पुराना नाम अगर कभी आपसे पूछता है कि अयोध्या का पुराना नाम क्या था, ठीक है, और अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है? सरयू नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? सरयू नदी के तट पर स्थित है ना, सरयू नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, बाकी ये अयोध्या है, यहीं से आपको क्या मिल जाता है? आगे चलकर आपको धनदेव अभिलेख मिल जाएगा। ठीक है, धनदेव का अयोध्या अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख भी आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। धनदेव का अयोध्या अभिलेख भी आपको यहां पर देखने को मिल जाता है।
ठीक है ना, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। पुराना नाम क्या है इसका? इसका पुराना नाम है साकेत। क्या पुराना नाम था इसका? साकेत इसका पुराना नाम था। और ये जो धनदेव, ठीक है, धनदेव का अयोध्या अभिलेख है, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग के लिए, पुष्यमित्र शुंग के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ, 2 अश्वमेध यज्ञ, ऐतिहासिक रूप से बात कर रहा हूं, अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए थे? यज्ञ पतंजलि ने करवाए। किसने कराए भैया? तो पतंजलि ने करवाए, पतंजलि ने करवाए, पतंजलि ने करवाए, ठीक है, पतंजलि ने करवाए, ठीक है। तो यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि पुष्यमित्र शुंग के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए थे? पुष्यमित्र शुंग के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ पतंजलि ने करवाए थे। यह जानकारी कहां से मिलती है? धनदेव का अयोध्या अभिलेख। ये कौन है धनदेव? तो ये जो धनदेव आप यहां पर एक नाम देख रहे हैं, और ये जो नाम आप एक देख रहे हैं, क्या? पुष्यमित्र शुंग का। किसका? पुष्यमित्र शुंग का। तो आप इसमें यह पाएंगे कि जैसे धनदेव, ठीक है, धनदेव कौन था? धनदेव जो है ये पुष्यमित्र शुंग का राज्यपाल था, पुष्यमित्र शुंग का राज्यपाल था, ठीक है ना, पुष्यमित्र शुंग का क्या था? राज्यपाल था, ठीक है ना। तो भाई पुष्यमित्र शुंग जो कि भारत के इतिहास का पहला ब्राह्मण राजा हुआ, प्रथम ब्राह्मण वंश का संस्थापक हुआ, इसी पुष्यमित्र शुंग का राज्यपाल था धनदेव। और धनदेव ने अयोध्या में एक अभिलेख लिखवाया है। उस अभिलेख में यह बात लिखी है कि भैया ये जो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ये पतंजलि ने करवाए थे। पतंजलि कौन थे? तो पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग के क्या थे? ये पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग के क्या थे? पुरोहित थे। तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पतंजलि। ये वही पतंजलि है, ये वही पतंजलि है जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना है कि हाँ भैया ये योग दर्शन के जनक हैं। किसके जनक हैं? योग दर्शन के जनक हैं, ठीक है, योग दर्शन के जनक हैं। और साथ में ये वही पतंजलि हैं जिन्होंने क्या लिखी है भाई? अष्टाध्यायी पर टीका लिखी है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पर टीका लिखी है ना। अष्टाध्यायी जो किताब है, उस अष्टाध्यायी पर टीका लिखी इन्होंने। और उस टीका का नाम क्या था इनके? उनकी इस टीका का नाम था महाभाष्य। क्या नाम था उस टीका का? महाभाष्य नाम था, ठीक है ना, महाभाष्य नाम था, ठीक है। तो ये भी जरा समझने की जरूरत है। क्या नाम था भैया? महाभाष्य नाम था, ठीक है, हाँ जी, महाभाष्य नाम था। हमें लगा कि भैया जितना पढ़ लो उपेंद्र बाबू कम है। हालांकि यहां पर मैं आपको सब करा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, है ना भैया। राहुल बाबू ये तो डिपेंड करता है कि दौड़ना धूपना भौकाल पसंद है तो पुलिस ठीक है, नहीं तो फिर जूनियर असिस्टेंट। खैर, तो जरा ध्यान दीजिए। देखिए हम यहां पर, मैं यहां पर क्यों आया, है ना। आपको हो सकता है लगे कि सर महाजनपद काल छोड़कर आप यहां कैसे आए। तो महाजनपद काल छोड़कर यहां ऐसे आया कि मैं महाजनपद काल आपको बता रहा था। हमने कहा देखो महाजनपद काल में ऐसे 8 राज्य थे जो कि उत्तर प्रदेश में थे, जिनकी लिस्ट हमने यहां पर आपको उपलब्ध कराई। कराई कि नहीं कराई, है ना। 8 उत्तर प्रदेश में, भाई 16 महाजनपदों में से 8 ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश में थे। तो हमने ये 8 लिस्ट यहां पर दी। हमने कहा फिर इसको मैप पर देखो। तो हमने मैप पर बताना शुरू किया कि भैया उत्तर प्रदेश में कहां पर कौन सा महाजनपद कालीन राज्य था, ठीक है। तो उसमें हमने एक राज्य बताया आपको, कौशल। और कौशल राज्य की रामायण कालीन राजधानी थी अयोध्या, बुद्ध कालीन राजधानी थी श्रावस्ती। तो हम आपको रामायण कालीन राजधानी अयोध्या के बारे में बताने लगे कि भाई अयोध्या जो है इसका पुराना नाम है साकेत, ठीक है, और सरयू नदी के तट पर स्थित है। और जो पुष्यमित्र शुंग भारत के इतिहास का पहला ब्राह्मण राजा हुआ, पुष्यमित्र शुंग जो कि भारत के इतिहास का पहला ब्राह्मण राजा हुआ, ठीक है, पहला ब्राह्मण शासक हुआ, है ना। इसी के बारे में हमने बताना यहां शुरू किया कि भैया भारत के इतिहास का पहला ब्राह्मण शासक जो पुष्यमित्र शुंग हुआ, इसी के राज्यपाल थे धनदेव। इन्होंने अयोध्या में एक अभिलेख लिखवाया और इसी पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि, जिन्होंने ये 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए इसके लिए। और यही जानकारी इस अयोध्या अभिलेख में लिखी मिलती है, ठीक है ना। हाँ जी, देखिएगा अगली बात। हमने कहा कि पतंजलि जब आ गए हैं तो तुरंत ध्यान दीजिए कि योग दर्शन के जनक हैं। और क्या है भैया ये, और साथ में ये अष्टाध्यायी पर टीका भी इन्होंने लिखी है। अष्टाध्यायी और महाभाष्य क्या है?
अष्टाध्यायी और महाभाष्य क्या है, अगर इसके बारे में आप जाने तो देखो भैया, अष्टाध्यायी के बारे में एकदम दिमाग में स्पष्ट रखिएगा कि अगर हम अष्टाध्यायी की बात कर रहे हैं, अगर हम अष्टाध्यायी की बात कर रहे हैं तो अष्टाध्यायी क्या है भैया, संस्कृत व्याकरण की पहली किताब है। ठीक है, संस्कृत व्याकरण की पहली किताब, संस्कृत व्याकरण की पहली किताब है। ठीक है ना, संस्कृत व्याकरण की पहली किताब है। और दूसरी बात है कि किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसे लिखा गया था किसके द्वारा, इसे लिखा गया था पाणिनि के द्वारा। किसके द्वारा, पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। ठीक है ना, और याद रहे कि अष्टाध्यायी पर, है ना, अष्टाध्यायी पर जो टीका लिखी है ना, पर टीका किसने लिखी, पतंजलि ने लिखी। टीका क्या होती है, टीका का मतलब होता है कि किसी भी किताब के आधार पर कोई चीज लिखना। तो भाई अष्टाध्यायी पर टीका पतंजलि ने लिखी, और पतंजलि के द्वारा जो टीका लिखी गई, ठीक है, पतंजलि के द्वारा जो टीका लिखी गई, उस बुक का नाम क्या है, उस बुक का नाम है साथियों क्या, उसी बुक का नाम हमने बताया था आपको क्या, महाभाष्य। ठीक है, इसका यह मतलब होता है, इसका यह मतलब होता है कि भैया महाभाष्य और अष्टाध्यायी दोनों संस्कृत व्याकरण की किताब है। ठीक है ना, हाँ जी बिल्कुल भाई सुशांत। ठीक है ना, तो ये जो महाभाष्य और अष्टाध्यायी है, ये दोनों ही साथियों संस्कृत व्याकरण की किताब है। क्लियर बात है, महाभाष्य और अष्टाध्यायी दोनों ही संस्कृत व्याकरण की किताब है। वापस लौटिए जरा और यहां देखिए बुद्धकालीन राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। तो आइए जरा श्रावस्ती की भी बात कर लेते हैं। अगर आप श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती के बारे में पहली बात जानिए, श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती कहां पर मिलेगा, आज की डेट में श्रावस्ती कहां मिलेगा, एक बार कमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना, हाँ जी, श्रावस्ती जो प्राचीन काल में श्रावस्ती था, ये आज की डेट में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो वर्तमान सहेत महेत है, वर्तमान समय में जो सहेत महेत है, इसी को तो श्रावस्ती कहा जाता था ना। वर्तमान समय में जो सहेत महेत है, इसी को श्रावस्ती कहा जाता था। और इसका नगर विन्यास कैसा था, ठीक है, तो इसका नगर विन्यास कैसा था, नगर विन्यास मतलब नगर की बनावट। नगर विन्यास का मतलब समझ रहे हैं भाई, नगर विन्यास का मतलब हो गया नगर की बनावट। ठीक है, नगर विन्यास का मतलब हो गया नगर की बनावट। और नगर विन्यास कैसा था, अर्धचंद्राकार था। नगर विन्यास अर्धचंद्रा, ठीक है, अर्धचंद्राकार था। नगर विन्यास कैसा था, अर्धचंद्राकार था। नगर विन्यास कैसा था, अर्धचंद्राकार था श्रावस्ती का। और याद रहे कि भैया ये वही जगह है जहां पर बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश यहीं दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश यहीं दिए। दूसरे शब्दों में अगर आप देखें तो आप यह भी तो कह सकते हैं कि बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल कहां बिताई, बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा ऋतु, सर्वाधिक वर्षा ऋतु, सर्वाधिक वर्षा ऋतु या वर्षा काल, ठीक है, सर्वाधिक वर्षा ऋतु या वर्षा काल यहीं बिताई। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा ऋतु या वर्षा काल यहीं बिताई। बिताई कि नहीं, यहीं बिताई। अगली बात क्या भैया कि बुद्ध ने, है ना, बुद्ध की अंगुलीमाल डाकू से, बुद्ध की अंगुलीमाल से मुलाकात यहीं हुई। ठीक है, बुद्ध की अंगुलीमाल से, किससे भैया, अंगुलीमाल से मुलाकात, ठीक है, यहीं पर हुई थी। अंगुलीमाल से मुलाकात यहीं पर हुई थी। ठीक बात है, अंगुलीमाल से मुलाकात। तो श्रावस्ती के बारे में क्या जानना है कि वर्तमान सहेत महेत, नगर विन्यास, नगर विन्यास अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार का मतलब ये होता है, ठीक है ना, हाँ जी, सहेत महेत नाम की जगह है आज की डेट में, जो उस समय में ये इस है ना क्या कहा जाता था, श्रावस्ती कहा जाता था। ठीक है ना, अच्छा ठीक है, इसी प्रकार से है ना, बाकी बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश यहीं पर दिए, बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल यहीं बिताई, और यहीं पर अंगुलीमाल डाकू से इनकी मुलाकात भी हुई थी। एक एक चीज को इत्मीनान से ध्यान से समझते आगे बढ़िएगा। ठीक है, अच्छा भैया, और आगे बढ़ते हैं, और चीजों को समझते हैं। ठीक है, वापस लौटिए इस पर। ठीक है, वापस इस पर लौटिए। तो कौशल की राजधानी वाला मामला हो गया। अब जरा ये देखिए भाई, मल्लों की राजधानी क्या थी, कुशीनगर थी। मल्लों की राजधानी क्या थी, कुशीनगर थी। यहां पर देखिए मेंशन भी है, मल्लों की राजधानी क्या थी, कुशीनगर, कसया और पावा। ठीक है, तो भाई जो कुशीनगर है ना, कुशीनगर और पावा दो राजधानियां थी इसकी। तो कुशीनगर के साथ साथ हम यहाँ पर एक और लिख लेते हैं क्या, पावा। कुशीनगर और पावा दोनों लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार से देखिए काशी की राजधानी क्या थी, काशी की राजधानी वाराणसी थी। काशी की राजधानी क्या थी भैया, काशी की राजधानी वाराणसी थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। ठीक है ना, अच्छा, वत्स की राजधानी क्या थी, तो वत्स राज्य जो था, वत्स जो था
वत्स आप देखिए ये कौशाम्बी, प्रयागराज और कौशाम्बी के आसपास का क्षेत्र, ठीक है ना। तो इसकी राजधानी क्या थी भैया, तो इसकी राजधानी साथियों कौशाम्बी थी। इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। और चेदी, जैसे ये चेदी है तो इसकी राजधानी क्या थी, सोत्थीवती, है ना, सोत्थीवती या शुक्तिमती, सोत्थीवती या शुक्तिमती इसकी राजधानी थी, सोत्थीवती या शुक्तिमती इसकी राजधानी थी, सोत्थीवती या शुक्तिमती इसकी राजधानी थी। या देख सकते हैं शुक्तिमती आज के हिसाब से बांदा में है। सूरसेन की राजधानी तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, मथुरा थी, ठीक है ना, मथुरा थी। कुरुओं की राजधानी क्या थी भैया, तो कुरुओं की राजधानी में भी यही है कि भाई कौरवों के समय में इसकी राजधानी क्या थी, हस्तिनापुर थी, क्या थी, हस्तिनापुर थी, ठीक है, हस्तिनापुर थी, ठीक है। और फिर जब पांडव आए तो राजधानी क्या हो गई, इंद्रप्रस्थ हो गई, क्या हो गई, इंद्रप्रस्थ हो गई, ठीक है ना। पांचाल, पांचाल में भी दो चीजें हैं कि उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी, ठीक है, उत्तरी पांचाल की राजधानी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी, ठीक है। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी भाई, उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। आप देख सकते हैं पांचाल के बारे में यहां पर दिया है अहिछत्र और काम्पिल्य, ठीक है ना। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी, अहिछत्र थी, ठीक है, क्या थी, अहिछत्र थी। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी, काम्पिल्य थी, जो आज के हिसाब से फर्रुखाबाद में है, ठीक है। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप जरा ध्यान दीजिए, तो ये यहां पर ये बताया गया है, इस मैप में आपको क्या दिखाया गया है, राज्य एवं राजधानियां। इस मैप में क्या दिखाया गया है, राज्य व राजधानियां, ठीक है, राज्य व उनकी राजधानियां, ठीक है ना, राज्य व उनकी राजधानियां यहां पर दिखाया गया है, राज्य व उनकी राजधानियां, ठीक है। तो इस बात का जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर क्या बताया जा रहा है भैया, राज्य व उनकी राजधानियां, राज्य व राजधानियां, ठीक है। तो एज इट इज राज्य व राजधानियां, ठीक है, हाँ जी, ठीक। तो एज इट इज याद रखेंगे, ठीक है। ये सहेत में है तो श्रावस्ती जिले में ही पड़ता है आज के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज है। अब पेपर में जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था, फिर सुनिए कि भैया क्या कि जो राज्य होता है ना, पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे पूछ लिया कि वत्स राज्य की राजधानी क्या थी, या कौशल राज्य की राजधानी क्या थी, या चेदी राज्य की राजधानी क्या थी, या पूछेगा कि वर्तमान स्थिति के अनुसार इसका विस्तार कौन से जिलों में था, ठीक है ना, हाँ जी भैया, है ना, किस कहां पर जिला था, ठीक है। अच्छा, किसका नाम इरावती था भैया, कालिया, यही नाम है आपका वाकई में, चलिए ध्यान दीजिए, ठीक। बहुत कॉन्फिडेंस में हो, ऐसा लग रहा है तुम ही नाम रखे थे। चलिए, तो फिलहाल भैया, ठीक, एज इट इज आपको नोट करना है इसको, ये पूरा मैप बढ़िया से बना लीजिएगा और साथ में, ठीक है। और ये तो खैर यहां पर मेंशन किया ही गया है कि ये देखिए, जैसे अहिछत्र कहां, बरेली में, और काम्पिल्य कहां, फर्रुखाबाद में, ठीक है। और इंद्रप्रस्थ कहां, दिल्ली में। तो अहिछत्र कहां पर है ना भैया, आपका फर्रुखाबाद, सॉरी, अहिछत्र आपका बरेली में और फर्रुखाबाद में काम्पिल्य, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि जैसे अहिछत्र है तो अहिछत्र कहां मिलेगा, अहिछत्र मिलेगा बरेली में, आज की डेट में बरेली जिले में मिलेगा, ठीक है, बरेली जिले में मिलेगा। और काम्पिल्य कहां मिलेगा, काम्पिल्य मिलेगा फर्रुखाबाद में, कहां पर मिलेगा, फर्रुखाबाद में मिलेगा, ठीक है, कहां पर मिलेगा भैया, फर्रुखाबाद में मिलेगा, ठीक है। इंद्रप्रस्थ कहां मिलेगा, तो इंद्रप्रस्थ भाई दिल्ली में मिलेगा, ठीक है, कहां पर मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा आज के हिसाब से। यहां तक कि दिल्ली का प्राचीन नाम भी पूछे तो यही हो जाता है, ठीक है ना, हाँ जी। अरे इतने टेंशन में है सब, क्या बताएं। ठीक है, चलिए, ठीक, तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई करिए, सब अच्छा होगा, ठीक है ना। अच्छा, आप बरेली से हैं, क्या बात है भैया वीरेश बाबू, चलो बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये जानकारियां हो गई। अब इन जानकारियों के साथ साथ एक बात जैसे ये भी है कि ये जो महाजनपद हैं, ये जो महाजनपद हैं, इन महाजनपदों में यह भी दिमाग में रखिएगा कि जैसे महाजनपद काल, तो जब आप कहते हैं महाजनपद काल, ठीक है, जब आप कहते हैं महाजनपद काल, तो यह भी याद रखिए जैसे कुल महाजनपद कितने थे, तो भैया कुल थे 18। जैसे इस तरह के तथ्यों को याद रखिए कि घुमा फिरा के क्वेश्चन है, पूछते हैं, कुल थे 18। यूपी में कितने थे, यूपी में थे 8। बिहार में कितने थे, बिहार में थे 3, है ना। राजस्थान वाला क्षेत्र में कितने थे, 1, ठीक है, 1 ही था यहां पर, राजस्थान वाले क्षेत्र में 1 ही था, ठीक।
ठीक है, एक ही था। और दक्षिण भारत में भी आप देखेंगे तो एक ही था। ठीक है, जैसे राजस्थान में जो एक था उसका नाम क्या था, राजस्थान में जो एक था उसका नाम क्या था, तो राजस्थान में जो एक था इसका नाम था भैया क्या बोलते हैं, हाँ इसका नाम था मत्स्य। क्या नाम था इसका, मत्स्य राज्य था। ठीक है ना। बिहार में जो तीन थे इसमें से एक का नाम था मगध, एक का नाम था अंग, और एक का नाम था वज्जी। एक का नाम क्या था, वज्जी। ठीक है, एक का नाम था वज्जी। ठीक है, तो ये तीन थे। ठीक, ठीक है, हाँ जी, तो ये चीज है। ठीक है, मगध, अंग और वज्जी। ठीक है, मत्स्य। दक्षिण भारत में एक जो था इसका नाम क्या था, इसका नाम था अश्मक। ठीक है, इसका नाम था अश्मक। ठीक है, और जैसे ये भी देखिए, जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत महाजनपदों के बारे में, महाजनपद काल के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है ये कहां से प्राप्त होती है, तो जानकारी के स्रोत भी देख लीजिए। ठीक है ना, जानकारी के स्रोत भी देख लीजिए। तो जानकारी के स्रोत में एक नाम मैं लिखूंगा क्या, भगवती सूत्र का, भगवती सूत्र। एक नाम मैं लिखूंगा किसका, अंगुत्तर निकाय का, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। और एक नाम मैं लिखूंगा महावस्तु। ठीक है ना, महावस्तु। ठीक है, महावस्तु। ठीक है, और जैसे ये जो भगवती सूत्र है ये जैन ग्रंथ है। भगवती सूत्र क्या है, जैन ग्रंथ है जिसमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, और इसी प्रकार से यह भी क्या है, यह भी भाई साहब बौद्ध ग्रंथ ही है। यह भी क्या है, बौद्ध ग्रंथ ही है। ठीक है, यह भी बौद्ध ग्रंथ ही है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है एज इट इज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए महाजनपद काल। ठीक है, तो महाजनपद काल की ये जानकारियां आपके दिमाग में होनी चाहिए। और साथ में एक चीज का यह भी ध्यान दीजिए कि जैसे एक चीज पूछ लेता है क्या, कि भाई सबसे शक्तिशाली महाजनपद, तो अगर आपसे सबसे शक्तिशाली महाजनपद पूछता है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद, ठीक है, तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद अगर पूछ रहा है तो सीधे सीधे मगध बता दीजिए। क्या बता दीजिए, मगध बता दीजिए। और मगध का संबंध भी उत्तर प्रदेश से है। कैसे है यही हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है ना, हाँ जी। तो कुल कितने महाजनपद थे, हाँ 18 महाजनपद नहीं थे, 16 थे। ठीक है ना, कितने थे भैया, 16 थे। 16 में से 8 उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो 16 में से 8 उत्तर प्रदेश में जो थे वो तो हम आगे लिखवाई दिए हैं। बिहार में 3 जो थे वो यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, राजस्थान में एक था, दक्षिण भारत में एक था, और इस तरह से ये बेसिक जानकारियां। तो महाजनपद काल के बारे में ये जानकारियां यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। अब हम मगध पर चलेंगे। ठीक है ना, हाँ 16 है टोटल। ठीक है, तो महाजनपद काल के बारे में ये बेसिक जानकारियां, फिर उसके बाद ये डिटेल जानकारियां, ये और डिटेल जानकारियां ऑन मैप। ठीक है ना, और उसके बाद फिर ये थोड़ा बहुत अयोध्या के बारे में जानकारी, ये अष्टाध्यायी के बारे में, श्रावस्ती के बारे में। ठीक है, तो अब देखिए हम और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। ठीक, तो अब जरा हम बात करेंगे। ठीक है, अब एक चीज का यहां पर ये ध्यान दीजिए कि जो भाई टोटल जो 16 महाजनपद थे, जो टोटल 16 महाजनपद थे, उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा कहलाया, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। तो भाई देखो, वास्तविकता यह है कि धीरे धीरे करके स्थिति ऐसी हो गई कि सारे महाजनपद खत्म हो गए, केवल एक बचा और वो है मगध। ठीक है ना, बात समझ रहे, क्यों भाई यादव जी, ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। देखिए भाई टोटल 16 महाजनपद थे साथियों, टोटल 16 महाजनपद थे, और उन टोटल 16 महाजनपदों में से है ना जो एक शक्तिशाली महाजनपद था मगध, बाकी सब खत्म हो गया। ठीक है ना, बाकी वैसे एक बात बताऊं, 16 महाजनपद आप पढ़ते हैं, लेकिन कुछ किताबें ऐसी भी हैं जिसमें 22 महाजनपदों के नाम लिखे हैं, पता है 22 महाजनपद। तो अगर हम कहीं लिख देंगे 22 महाजनपद थे तो गलत नहीं है। ठीक है ना, हाँ जी। वर्मा जी इतना टेंशन में मत रहिए, पढ़ाई करिए। सब लोग टेंशन में हैं, यूपी ट्रिपल एससी के लिए हो जाएगा सर, इतना पर्याप्त है, इतना ही पढ़े, पूरा पढ़ा दीजिएगा, कुछ मत छोड़िएगा। मेरे भाई इतना टेंशन लोगे तो पढ़ोगे कब, इतना टेंशन मत लो, आप हमारे ऊपर छोड़ दो, हम आपको पूरा कंटेंट देंगे, आप बढ़िया से बस पढ़ो, है ना। हाँ आपकी चिंता जायज है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आप अपनी चिंता को थोड़ा किनारे करिए, नहीं तो आपका प्रेशर है ना, दिमाग पर इतना प्रेशर दोगे तो पढ़ने में दिक्कत होगी। ठीक है,
मतलब डरना जरूरी है, लेकिन इतना भी डरना जरूरी नहीं है कि हर चीज को हर डर डर कर आप करें, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो हमने कहा कि भाई सारे महाजनपद खत्म हो गए, केवल एक बचा और वो है मगध, ठीक है। तो अब भाई मगध के बारे में जरा देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूं। मगध की बात करते हैं हम, ठीक है ना, मगध के वंश। तो जरा देखिएगा कि जब हम कहते हैं मगध के वंश, ठीक है, मगध के वंश या मगध साम्राज्य कह लीजिए, तो जब आप मगध साम्राज्य की बात करते हैं, जब आप मगध साम्राज्य की बात करते हैं, ठीक है दोस्त, जब आप मगध साम्राज्य की बात करते हैं तो देखिएगा कि क्या होती हैं चीजें। मगध साम्राज्य की जब आप बात करते हैं तो एक ट्रिक आप पढ़ते हैं। क्या ट्रिक पढ़ते हैं? मगध में, ठीक है, ट्रिक होती है मगध में, ठीक है, ट्रिक है मगध में हसीन माशूका, मगध में हसीन माशूका, ठीक है। इस ट्रिक का फायदा क्या है? मगध में हसीन माशूका, इस ट्रिक का फायदा ये है, ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा 9th क्लास में 22 महाजनपद पढ़ा है अच्छा, वही तो कह रहा हूं, ठीक है। तो आप देखिए भाई मगध में, ठीक है, तो ह से क्या हो जाता है भाई, मगध में, ट्रिक में मगध में लिखा है मतलब मगध से संबंधित ट्रिक है, और इसमें ह से क्या हो जाता है, पहला वंश हर्यक वंश, पहला वंश हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश, ठीक है। इसके बाद स से क्या, स से भाई शिशुनाग वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश, ठीक है। इसके बाद न से क्या, न से भैया नंद वंश, है ना, नंद वंश, ठीक है, क्या, नंद वंश। म से क्या, मौर्य वंश, ठीक है। फिर स से क्या, सुंग वंश। फिर लास्ट में क से क्या, कण्व वंश, ठीक है, कण्व वंश, ठीक। तो कौन कौन से वंश भैया, हर्यक वंश पहला था यहां पर, शिशुनाग वंश दूसरा हुआ, ठीक है, फिर नंद वंश यहां पर आया, फिर मौर्य वंश यहां पर आया, फिर सुंग वंश यहां पर आया, ठीक है, और फिर लास्ट में यहां पर आया कण्व वंश, ठीक है, कण्व वंश, ठीक है। तो मगध के ये वंश हुए, सीक्वेंस है, ठीक है ना। हाँ मगध के ये वंश है, चिंता करे चेता राम क्यों, ठीक है, ठीक है, चलो ध्यान दो भैया। तो देखे भैया मगध साम्राज्य के ये वंश हुए। अब मगध साम्राज्य के जो वंश हुए इनके बारे में क्या कुछ जानकारियां आपके पास होनी चाहिए, बस वही देखते चलिए। जैसे हर्यक वंश के 2 शासकों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जिसमें से एक नाम है किसका, एक नाम है बिंबिसार का। उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, बाकी तो है ना, बाकी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हर्यक वंश के शासक बिंबिसार, बिंबिसार का संबंध है ना उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में क्या है समझिए, है ना, बिंबिसार का संबंध, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में क्या है। तो ये है कि आप ऐसे समझिए कि मामला क्या है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि भाई कौशल के राजा, कौशल नरेश प्रसेनजीत, ठीक है, प्रसेनजीत की बहन, है ना, कौशल नरेश प्रसेनजीत को हराया तथा इनकी बहन से, इनकी बहन महाकौशला, बहन महाकौशला से विवाह कर काशी के 5 गांव, विवाह कर काशी के 5 गांव दहेज में प्राप्त किए, काशी के 5 गांव दहेज में प्राप्त किए, ठीक है, काशी के 5 गांव दहेज में प्राप्त किए, ठीक है ना, हाँ जी, ठीक है, काशी के 5 गांव दहेज में प्राप्त किए। तो एक्चुअली में क्या है कि ये जो मगध है और जो कौशल राज्य है दोनों के बीच दुश्मनी थी, ठीक है ना, हाँ जी। तो मैं यहां पर थोड़ा सा आगे अभी मेंशन भी कर दूंगा, ठीक है। तो कौशल और मगध के बीच में यहां पर चलिए कहां मेंशन कर दें, यहां, ठीक, कौशल यहां लिख रहा हूं, कौशल
कौशल मगध विवाद का कारण क्या था? कौशल मगध विवाद का कारण, है ना, कौशल मगध विवाद काशी को लेकर था। ठीक है, मैं किसको लेकर था भैया? काशी। कौशल मगध विवाद किसको लेकर था? काशी को लेकर था। मतलब दोनों ही राज्य मानते थे कि काशी हमारा है, काशी को लेकर था, काशी को लेकर था। ठीक है, तो एज इट इज ये दिमाग में थोड़ा अलग से रखिए। ठीक है, ये दिमाग में एकदम अलग से रखिए। क्या है कि भाई जो कौशल और मगध है, मतलब जो मगध राज्य था, मगध राज्य का राजा कौन था? हर्यक वंश। ठीक है ना, तो मगध का राजा जो हर्यक वंश का बिंबसार था, उसी के समय से ये विवाद बना हुआ था। तो भैया कौशल और मगध के बीच में विवाद था, कौशल और मगध के बीच में विवाद था, और इस विवाद का कारण था काशी। ठीक है, तो काशी को लेकर दोनों आपस में लड़ते रहते। क्या हुआ कुछ? ठीक है, तो कौशल मगध विवाद तो एज इट इज याद करने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा, तो देखिए, तो हर्यक वंश के राजा बिंबसार ने कौशल के राजा प्रसेनजीत को हराकर उनकी बहन महाकौशला से विवाह किया और काशी के 5 गांव दहेज में प्राप्त किए। फिर इसी वंश का, बड़ी मजेदार कहानी है यहाँ की, इसी वंश का एक राजा हुआ अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन है? अजातशत्रु जो है बिंबसार का बेटा है। अजातशत्रु कौन है? बिंबसार का बेटा है। ठीक है ना, अजातशत्रु बिंबसार का बेटा है। ठीक है, अजीत यहाँ ऐसे मेंशन भी कर देते हैं। ठीक है, तो क्या है भैया? पुत्र है। ठीक है, अच्छा, तो अजातशत्रु ने क्या किया है जरा देखिए। अजातशत्रु ने यह किया कि कौशल नरेश प्रसेनजीत को हराकर उसकी पुत्री वाजिरा से विवाह किया। वाजिरा से विवाह किया तथा अब मजेदार बात यहां से है, विवाह किया तथा पूरा काशी दहेज में प्राप्त किया। 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 ठीक है, पूरा काशी दहेज में प्राप्त किया। ठीक है, पूरा काशी दहेज में प्राप्त किया। ठीक है, पूरा काशी दहेज में प्राप्त किया। बिंदुसार अलग है, बिंबसार अलग है। बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश का था, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा। ये बिंबसार है, वो बिंदुसार है। ठीक है ना, तो ध्यान से समझिए। तो भैया अब एक मजे की बात आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि, है ना, एक मजे की बात क्या दिमाग में आ रही होगी? मजे की बात जो आपके दिमाग में आ रही होगी मैं बताता हूं कि जैसे इधर मगध है। ठीक है, इधर मगध है। ठीक है, और इधर क्या है? इधर कौशल है। ठीक है, इधर कौशल है, और बीच में क्या है? बीच में है काशी, और इसी को लेकर दोनों के बीच में विवाद है। यही तो, बस इसी को लेकर दोनों के बीच में विवाद है। ये है कौशल राज्य और ये है मगध राज्य, और दोनों के बीच में काशी को लेकर विवाद है। ठीक है, दोनों चाहते हैं कि काशी हमारा हो जाए। ठीक है, दोनों चाहते हैं कि काशी हमारा हो जाए। यहां कौशल का, है ना, कौशल का राजा कौन है? प्रसेनजीत। कौशल का राजा कौन है भैया? कौशल का राजा है प्रसेनजीत। राजा कौन है यहाँ पर? प्रसेनजीत। तो कौशल के राजा है या नरेश है प्रसेनजीत। ठीक है, और यहाँ मगध की अगर हम बात करते हैं तो भैया मगध के 2 राजाओं के नाम मिलेंगे इसमें। ठीक है, एक है बिंबसार। ठीक है, एक है कौन? बिंबसार, और एक है कौन? अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु। अब हुआ क्या है, इधर आप देखें कि भैया प्रसेनजीत की एक बहन है। ठीक है, बहन महाकौशला। ठीक है, बहन महाकौशला। ठीक है, और प्रसेनजीत की एक पुत्री है, पुत्री वाजिरा।
पुत्री वाजिरा, ठीक है, पुत्री वाजिरा, ठीक है, पुत्री वाजिरा। अब आप ये देखिए कि भाई हुआ ये कि प्रसेनजीत, है ना, ठीक है, हाँ जी, तो भैया बिंबिसार का तीर, वहां से बिंबिसार का तीर चला और प्रसेनजीत की तरफ, प्रसेनजीत को हरा दिया, ठीक है ना, हाँ भाई, को हराया, को हराया, ठीक है, और इधर से ऐसे ही इनका तीर चलाइए इन पर, ठीक है ना, तो भाई यहां पर भी वही बात लिखिए कि को हराया, ठीक है, को हराया। अब अगली बात क्या है, अगली बात आप समझ रहे हैं कि क्या लिखनी है हमें, अगली बात ये लिखी है से विवाह, से विवाह, ठीक है भाई, ये फ्लो चार्ट टाइप का हो गया, से विवाह कर काशी के 5 गांव दहेज में प्राप्त किए, काशी के 5 गांव दहेज में प्राप्त, ठीक है, इससे थोड़ा बेहतर समझ में आ गया होगा, दहेज में प्राप्त किसने किए, बिंबिसार ने। और यहां क्या है, यहां भाई से विवाह कर पूरा काशी दहेज में प्राप्त किया, पूरा काशी दहेज में प्राप्त किया, किसने, अजातशत्रु, किसने भाई, अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु ने। और इस प्रकार से, ठीक है ना, हाँ जी, इस प्रकार से एक चीज और भाई, अगर मान लीजिए कभी आपसे पूछ ले कि काशी को जीतकर मगध का हिस्सा किसने बनाया, यही तो पूछा जाता है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, तो भैया यहां पर नोट लिख रहे हैं, काशी को जीतकर, चाहे जो भी कह लीजिए, काशी को जीतकर कह लीजिए या नॉर्मली कह लीजिए कि काशी को मगध का हिस्सा किसने बनाया, तो आप क्या बता रहे होंगे, काशी को मगध का हिस्सा, काशी को मगध का हिस्सा किसने बनाया, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो रहा होगा, काशी को मगध का हिस्सा किसने बनाया, तो निश्चित रूप से आपका आंसर क्या हो रहा होगा, अजातशत्रु, बहुत तगड़ा दहेज मिला है, ठीक है ना, हाँ। तो अब इस तरीके से ये फ्लो चार्ट इसलिए बनाया क्योंकि मुझे लगा कि यहां आपको उतना समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, तो अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है, दोनों के बीच में लड़ाई का कारण क्या था, काशी, ठीक है, हाँ। मतलब यहां पर समझिए ये था विवाद की जड़, विवाद का कारण, ठीक है, ये दोनों के बीच में विवाद का कारण था, ठीक। चलिए वापस इस पर लौटते हैं। अब वापस इसमें लौटिए तो एक चीज समझिए, वापस इसमें लौटिए तो जैसे आगे बढ़ेंगे जब हम, हर्यक वंश का हो गया, हर्यक वंश के 2 शासक बिंबिसार और अजातशत्रु ही हैं जो उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में, उत्तर प्रदेश के इतिहास से कहीं ना कहीं संबंधित है, ठीक है ना, चले भैया, ठीक। अब हर्यक वंश के बाद आप शिशुनाग वंश और नंद वंश पर आइए, ठीक है, शिशुनाग वंश और नंद वंश पर आइए, ठीक है, तो आप ये मानकर चलेंगे कि जब इस पर हम चीजों को लेकर बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि पूरा यूपी इनके राज्य का हिस्सा था, ठीक है, पूरा यूपी क्या मतलब पूरा तो नहीं, 1 मिनट, तो इस प्रकार से आप, हाँ, इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब हर्यक वंश और शिशुनाग वंश, मतलब कह सकते हैं कि लगभग या यूं कह लीजिए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, या तो आप कहेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश या आप कहेंगे लगभग आधा यूपी, जो भी कह लीजिए, लगभग आधा यूपी, लगभग आधा यूपी, ठीक है, इनके साम्राज्य का हिस्सा था, इनके साम्राज्य का हिस्सा रहा, इनके साम्राज्य का हिस्सा रहा हर्यक वंश के समय में और शिशुनाग वंश के समय, ठीक है ना, हाँ। चलिए आगे देखें, अच्छा ठीक है, और आगे बढ़े तो अब इसमें नंद वंश और मौर्य वंश के समय में आप देखें, नंद वंश, मौर्य वंश, ठीक है, और शुंग वंश, इन तीनों के टाइम में तो आप कह सकते हैं कि लगभग पूरा यूपी, लगभग पूरा उत्तर प्रदेश, लगभग पूरा यूपी इनके साम्राज्य का हिस्सा था, इनके साम्राज्य का हिस्सा था, इनके साम्राज्य का हिस्सा रहा,
लगभग पूरा यूपी इनके साम्राज्य का हिस्सा रहा। ठीक है, लगभग पूरा यूपी इनके साम्राज्य का हिस्सा रहा। कैसे, यही तो देखना है ना, यही तो देखना है। ठीक है, कण्वों का तो, कण्व जो है यूपी में नहीं रहे, है ना, यूपी में इनके साम्राज्य का विस्तार नहीं था, या इनका विस्तार नहीं था, इनका विस्तार नहीं था। ठीक है, हाँ जी, तो इनका विस्तार उत्तर प्रदेश में नहीं था। ठीक है, तो मगध के जो राजा हुए, मगध के जो राजा हुए, ठीक है, मगध के जो वंश हुए, उनमें कण्व आप देखेंगे तो उनका उत्तर प्रदेश से कोई खास लेना देना नहीं। ठीक है ना, हाँ जी। अब जैसे नंद वंश के बारे में भी उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना, नंद वंश के बारे में भी जब आप पढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मौर्य वंश के बारे में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बहुत कुछ मिलेगा, है ना। मौर्य वंश के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको काफी कुछ मिलने वाला है, और यही हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है ना, यही हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए जरा देखते हैं। फिलहाल इतना आपने नोट कर लिया होगा, ऐसी हमें आशा है, इतना आपने नोट कर लिया होगा, ऐसी हमें आशा है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ा जाए और चला जाए किस पर, मौर्य साम्राज्य और उत्तर प्रदेश, है ना भैया, मौर्य साम्राज्य और उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, हाँ जी भैया। आलोक बाबू, वो करंट अफेयर जो है वो तकरीबन, आप ये मान के चलिए कि वो तकरीबन हमने 2 महीने पहले पढ़ाई थी, है ना, और 2 महीने पहले तक का है उसमें, तो आप उसको पढ़ भी लोगे तब भी इधर का लगभग, है ना, 2-3 महीने का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आगे जब भी एग्जाम होगा उस हिसाब से, तो आप परेशान मत होइए, हम यहाँ पर करा देंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि बहुत हो जाएगा तो पढ़ने में भी दिक्कत होगी ना। देखिए भाई, हाँ, अब हम बात करने जा रहे हैं क्या, मौर्य साम्राज्य और उत्तर प्रदेश। ठीक है, मौर्य साम्राज्य और उत्तर प्रदेश, मौर्य मौर्य साम्राज्य और उत्तर प्रदेश, या मौर्य काल में उत्तर प्रदेश, मौर्य साम्राज्य और उत्तर प्रदेश। ठीक है, मौर्य साम्राज्य और उत्तर प्रदेश, मौर्य साम्राज्य और उत्तर प्रदेश, मौर्य साम्राज्य और उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, अजय भैया, ठीक 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 है भाई। मौर्य साम्राज्य और उत्तर प्रदेश में काफी कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना है, समझना है। अब देखिए क्या क्या जानना है भाई, मौर्य साम्राज्य और उत्तर प्रदेश, ये जो हेडिंग है इसमें क्या क्या जानना है। तो सबसे पहले तो भैया अहरौरा का लघु स्तंभ, ठीक है ना, अहरौरा का लघु स्तंभ लेख, बहुत कुछ आएगा। ठीक है, अहरौरा का, अहरौरा अहरौरा का लघु स्तंभ लेख, अहरौरा का लघु स्तंभ लेख, ये उत्तर प्रदेश में ही तो है, अहरौरा का लघु स्तंभ लेख। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही है अहरौरा का लघु स्तंभ लेख। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखें मेरठ का स्तंभ लेख। ठीक है, अहरौरा के बाद मेरठ का, मेरठ का स्तंभ लेख, मेरठ का स्तंभ लेख, मेरठ का स्तंभ लेख। और इसी प्रकार से टोपरा का स्तंभ लेख। ठीक है, टोपरा, टोपरा का स्तंभ लेख, टोपरा का स्तंभ लेख। ठीक है, टोपरा का स्तंभ लेख, मेरठ का स्तंभ लेख, टोपरा का स्तंभ लेख। ठीक, ये दोनों, मेरठ का स्तंभ लेख, टोपरा का स्तंभ लेख। और इसी प्रकार से सारनाथ लघु स्तंभ लेख, क्या, सारनाथ का लघु स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, सारनाथ का लघु स्तंभ लेख। ठीक है, सारनाथ का लघु स्तंभ लेख। ठीक है ना, हाँ जी, सारनाथ का लघु स्तंभ लेख। और फिर रानी का अभिलेख, रानी का अभिलेख, क्या, रानी का अभिलेख, रानी का अभिलेख। ठीक है, रानी का अभिलेख। ठीक, रानी का अभिलेख, रानी का अभिलेख। और फिर शाहगौरा का, ठीक है, शाहगौरा का अभिलेख,
सागौरा का अभिलेख, ठीक, सागौरा, सागौरा का अभिलेख, ठीक, सागौरा का अभिलेख, सागौरा का अभिलेख, ठीक है। और इसी प्रकार से एक आपका धम्मेक स्तूप, क्या, धम्मेक स्तूप, धम्मेक स्तूप, ठीक, मौर्य साम्राज्य और उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। हाँ अच्छा, चंद्रनंदिनी, चलिए ध्यान दीजिए। तो भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं कहां से, अरौरा से शुरू करते हैं ना। कहां से भाई, अरौरा का लघु स्तंभ लेख से शुरुआत करते हैं। तो पहली बात तो ये कहां पर है, मिर्जापुर में है। कहां पर है, मिर्जापुर में है। दूसरी बात तो ये कि भाई किसके द्वारा बनवाया गया, अशोक का है ये, किसका है, अशोक का है। और तीसरी बात ये कि इसकी खोज 1961 में आरजी पांडे के द्वारा की गई थी। इसकी खोज 1961 में की गई थी, किसके द्वारा, आरजी पांडे के द्वारा, ठीक है, आरजी पांडे के द्वारा। अरौरा का लघु स्तंभ लेख, ठीक है ना। इसमें कहाँ ट्रिक ले आओगे भाई, जहां ट्रिक पॉसिबल है वहां, यहाँ कहाँ ट्रिक ले आओगे। मेरठ का स्तंभ लेख देख लीजिए, मेरठ का और टोपरा का। भाई मेरठ का स्तंभ लेख तो मेरठ में ही है, मेरठ में ही था, ठीक है, मेरठ का स्तंभ लेख मेरठ में ही था। टोपरा का स्तंभ लेख कहां पर था, ये था सहारनपुर में। कहां पर था, सहारनपुर में। और एक बात जरा याद करिए गौर से कि ये दोनों अभिलेख, ये दोनों स्तंभ लेख, ठीक है, ये दोनों स्तंभ लेखों को, है ना, इन दोनों स्तंभ लेखों को क्या किया गया, ये दोनों स्तंभ लेख, ठीक है, ये दोनों स्तंभ लेख दिल्ली लाकर स्थापित कराए गए, 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 ठीक है। ये दोनों स्तंभ लेख दिल्ली लाकर स्थापित कराए गए, किसके द्वारा, मोहम्मद फिरोज तुगलक द्वारा। किसके द्वारा, मोहम्मद फिरोज तुगलक द्वारा, ठीक है, मोहम्मद फिरोज तुगलक द्वारा, ठीक है, हाँ जी, मोहम्मद फिरोज तुगलक द्वारा। तो भैया सीधी सीधी बात है, मोहम्मद फिरोज तुगलक द्वारा ये दोनों स्तंभ लेख दिल्ली लाकर स्थापित कराए गए। दिल्ली टोपरा, याद करिए, इसको कहते हैं आप दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, और इसको कहते हैं दिल्ली मेरठ अभिलेख। क्या कहते हैं, इसको दिल्ली टोपरा कहते हैं, इसको दिल्ली मेरठ कहते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, बाकी सारनाथ का लघु स्तंभ लेख, सारनाथ के अगर हम लघु स्तंभ लेख की बात करते हैं तो पहली बात तो यही है कि भाई अशोक का है, ठीक है, ये तो सबको पता ही है लगभग, अशोक का है, ठीक है। और अगली बात है इसी में, ठीक है, इसी में आपको सिंह स्तंभ मिलता है, इसी में आपको क्या मिलता है, सिंह स्तंभ, जिसे आप अशोक स्तंभ कहते हैं, ठीक है, जो है ना, जो कि क्या है, नेशनल एम्बलम है भारत का। तो जो भारत का नेशनल एम्बलम है, जिसे भारत के नेशनल एम्बलम के रूप में 26 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया गया था ऑफिशियली। भाई 26 जनवरी 1950 को ऑफिशियली ये एक्सेप्ट किया गया कि जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है ये हमारा नेशनल एम्बलम है, ठीक है। तो वो यहीं से आता है। और इसमें एक चीज और मिल जाती है, और वो ये कि धम्म महामात्रों को, ठीक है, धम्म महामात्रों को, धम्म महामात्रों को, धम्म महामात्रों को, है ना, संघ भेद, है ना, संघ भेद रोकने का आदेश दिया गया है। संघ भेद रोकने का आदेश, आदेश देने का उल्लेख इसमें मिलता है, आदेश देने का उल्लेख इसमें मिलता है, ठीक है ना। हाँ जी, आदेश देने का उल्लेख मिलता है। मतलब ये है कि ये जो आपका सारनाथ का लघु स्तंभ लेख है, ठीक है ना, सारनाथ का लघु स्तंभ लेख है, इसमें यह उल्लेख मिलता है कि अशोक ने
अशोक ने धम्म महामात्र, धम्म महामात्र का मतलब होता है धर्म प्रचारक, बौद्ध धर्म के प्रचारकों को धम्म महामात्र कहा गया। तो अशोक ने धम्म महामात्रों को यह आदेश दिया है कि संघ भेद मतलब बौद्ध संघ के अंतर्गत जो भेदभाव चल रहा है उसे रोको, बौद्ध संघ के अंतर्गत जो भेदभाव चल रहा है उसको रोको। और ये जो रानी का अभिलेख है, एक्चुअली में इसे प्रयाग स्तंभ लेख भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रयाग स्तंभ लेख भी कहते हैं। ये भी अशोक का ही है, प्रयाग स्तंभ लेख इसे कहते हैं। और इसके बारे में ये भी है कि ये जो रानी का अभिलेख है इसमें है ना अशोक की प्रिय पत्नी कारुवाकी का उल्लेख है। अशोक की प्रिय पत्नी, अशोक की प्रिय पत्नी, अशोक की प्रिय पत्नी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख, दान दिए जाने का उल्लेख इसमें किया गया है, दान दिए जाने का उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक है। और ये जो रानी का अभिलेख है, इसी रानी के अभिलेख में आपको और क्या मिलता है, इसी में आपको प्रयाग प्रशस्ति भी मिल जाती है। प्रयाग प्रशस्ति क्या है, इसी में आपको प्रयाग प्रशस्ति मिल जाती है, वही प्रयाग प्रशस्ति जो कि कभी हरिशेन ने लिखी थी। किसने लिखी थी, हरिशेन ने। और प्रयाग प्रशस्ति में किसका उल्लेख है आप जानते होंगे शायद, ठीक है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख इसमें किया गया है ना। हाँ, समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं, ठीक है, समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं उनका उल्लेख इसमें किया गया है। समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं, समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं उनका उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं। इसमें और क्या मिलता है, रानी का अभिलेख, यह भी है, इसी में उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसी में यह उल्लेख, एक चीज ये भी है कि अकबर के आदेश पर, अकबर के आदेश पर, अकबर के आदेश पर इसे इलाहाबाद किले में, इलाहाबाद किले में, ठीक है, जहांगीर ने स्थापित कराया, जहांगीर ने स्थापित कराया। ठीक है, जहांगीर ने स्थापित कराया। जहांगीर ने स्थापित कराया। ठीक है, तो इसको रानी का अभिलेख प्रयाग स्तंभ लेख कहलाता है। अशोक की प्रिय पत्नी का इसमें उल्लेख है। हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति जिसमें समुद्रगुप्त का उल्लेख है वो भी यही है। और अकबर के आदेश पर इसे है ना किले में स्थापित कराया गया। शाहगौरा अभिलेख जो है ये कहां पर है, तो शाहगौरा अभिलेख भैया ये गोरखपुर में, कहां पर है, गोरखपुर में है। ठीक है, दुर्भिक्ष के दौरान जनता की मदद, दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल, दुर्भिक्ष के दौरान जनता की मदद, दुर्भिक्ष के दौरान प्रजा की मदद का उल्लेख इसमें किया गया है, प्रजा की मदद। ठीक है, तो भैया दुर्भिक्ष मतलब अकाल के दौरान किस प्रकार से प्रजा की मदद की है वो उल्लेख मिलता है। और धम्मेक स्तंभ जो है, धम्मेक स्तूप भी सारनाथ में स्थित है। और धम्मेक स्तूप से ये सिद्ध होता है कि बुद्ध का प्रथम उपदेश यहां पर हुआ था, बुद्ध का प्रथम उपदेश, बुद्ध का प्रथम उपदेश। ठीक है ना, बौद्ध धर्म व उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में जो कुछ भी, बौद्ध धर्म का उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में जो कुछ भी चीजें हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है ना। हाँ जी, तो देखिए भैया, सबसे पहली चीज तो ये है कि बौद्ध धर्म के संबंध में आप ऐसे समझिए कि भैया बौद्ध धर्म का पालना, उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है पता है भैया, हाँ, बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है दोस्तों। ठीक है ना, क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहते हैं। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि वैसे तो बौद्ध धर्म मूल रूप से बिहार से शुरू हुआ, लेकिन जो इसका विकास प्रचार प्रसार हुआ वो उत्तर प्रदेश से हुआ।
इसी वजह से उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहते हैं। बाकी साथियों आप देखिए, जैसे बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के बारे में ही आप पढ़ते हैं, और गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम शुद्धोधन था, ये सबको पता है। गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम शुद्धोधन था, और ये जो शुद्धोधन जी थे ये साथियों क्या थे, ये शाक्य गण के राजा थे। किसके राजा थे दोस्तों, ये शाक्य गण के राजा थे। गौतम बुद्ध के पिताजी शाक्य गण के राजा थे, ठीक है। और शुद्धोधन की जो राजधानी थी, ठीक है, वो क्या थी, शुद्धोधन की जो राजधानी थी वो क्या थी, ये कपिलवस्तु थी। तो क्या कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश में था ना आज के हिसाब से? नहीं। कपिलवस्तु की अगर हम लोकेशन की बात करें तो आज के हिसाब से इसकी लोकेशन क्या है, नेपाल है, ठीक है ना। हाँ जी, आज के हिसाब से इसकी लोकेशन क्या है ना, नेपाल है, ठीक है भैया। अच्छा, अब इसी प्रकार से अगर हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं, है ना, इसी प्रकार से और आगे बढ़ते हैं, तो आप जैसे देखिए इनकी माता जो थी गौतम बुद्ध की, महामाया देवी। तो गौतम बुद्ध की माता जी जो थी महामाया देवी, ठीक है ना, गौतम बुद्ध की माता जी जो थी महामाया देवी। तो महामाया देवी साथियों ये किस वंश से थी, ये कोलीय वंश की कन्या थी, ठीक है ना, कोलीय वंश की राजकुमारी थी, ठीक है, कोलीय वंश की कन्या थी या कोली वंश की राजकुमारी थी, ठीक है ना। तो कोलीय वंश की कन्या थी। अब ये कोलीय वंश जरूरी है क्योंकि कोलीय वंश उत्तर प्रदेश में ही था, ठीक है ना। हाँ जी अजय बाबू, 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थापित हुआ था, ठीक है ना। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में हुई थी। आप जो जानना या पूछना चाह रहे हैं वो अलग मैटर है, हम जब उस पर बात करेंगे तो बात करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। महामाया देवी जो कि गौतम बुद्ध की माता थी, ये कोलीय वंश की कन्या थी, और कोलीय वंश जो है उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है, ठीक है ना। और आगे बढ़े, और अगर आप देखें तो जैसे बौद्ध धर्म के संबंध में कि भैया गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया वो कहां पर दिया था, गौतम बुद्ध ने साथियों पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पर दिया था, सारनाथ में दिया था, ठीक है, सारनाथ में दिया था। और इसे है ना सारनाथ में भी एग्जैक्टली सारनाथ को हम क्या कहते हैं भैया, ऋषिपत्तनम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋषिपत्तनम कहते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, सारनाथ को क्या कहा गया है, ऋषिपत्तनम कहा गया है, ठीक है ना। हाँ जी भैया, तो देखिए सारनाथ के कॉन्टेक्स्ट में जो भी बौद्ध धर्म का मामला है, सारनाथ के कॉन्टेक्स्ट में जो कुछ भी बौद्ध धर्म का मामला है उसे हम एक अलग पेज पर यहाँ स्पष्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो सारनाथ का पुराना नाम, तो क्या है भैया सारनाथ का पुराना नाम, तो सारनाथ का साथियों पुराना नाम ऋषिपत्तनम। सारनाथ का पुराना नाम क्या, सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपत्तनम। और ऋषिपत्तनम में ही साथियों एक जगह हुआ करती थी वेलुवन, ठीक है। हाँ जी, ऋषिपत्तनम में ही एक जगह हुआ करती थी वेलुवन। तो भैया जो बुद्ध का प्रथम उपदेश हुआ था, बुद्ध का जो प्रथम उपदेश हुआ था वो यहीं पर हुआ था। बुद्ध का जो प्रथम उपदेश हुआ था वो यहीं पर हुआ था। और बुद्ध के प्रथम उपदेश को दोस्तों क्या कहा गया था, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। क्या कहा गया था दोस्त, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। और यह भी ध्यान दीजिए कि सारनाथ साथियों यहीं पर बौद्ध संघ का गठन भी हुआ, यहीं पर बौद्ध संघ का गठन भी यहीं पर किया गया था। बौद्ध संघ का गठन यहीं पर किया गया। और चूंकि बौद्ध है ना गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं पर दिया था, इसी वजह से आप कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार यहीं से शुरू हुआ। बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो यहीं से शुरू हुआ। बौद्ध धर्म का प्रचार यहीं से शुरू हुआ, ठीक है ना। बौद्ध धर्म का प्रचार यहीं से शुरू हुआ। बौद्ध धर्म का प्रचार यहीं से शुरू हुआ, ठीक है ना। बौद्ध धर्म का प्रचार यहीं से शुरू हुआ, ठीक है। और अगली बात क्या है, बौद्ध धर्म का प्रचार यहीं से शुरू हुआ। और यहां तक कि आप देखेंगे जैसे बौद्ध धर्म का प्रचार यहां से शुरू हुआ, बौद्ध संघ का गठन यहां पर हुआ, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश यहां पर हुआ, ठीक है। और आप देखिए कि यहीं पर स्थित है क्या, यहीं पर स्थित है धम्मेक स्तूप। क्या स्थित है यहीं पर, यहीं पर धम्मेक स्तूप स्थित है। और धम्मेक स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया यहां पर, ठीक है, तो ये भैया अशोक के द्वारा बनवाया गया। और जो धम्मेक स्तूप है ये प्रथम उपदेश का प्रमाण है। प्रथम उपदेश यहां पर हुआ इस बात का प्रमाण है ना, प्रथम उपदेश का प्रमाण है। तो यहां पर जो धम्मेक स्तूप है, यहां पर साथियों जो धम्मेक स्तूप है ये इस बात का प्रमाण है कि यहां पर गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, ठीक है ना। हाँ जी, अब अगली बात देखें कि भाई यहीं पर आपको साथियों चौखंडी स्तूप भी मिल जाएगा। यहीं पर आपको क्या मिल जाएगा,
चौखंडी स्तूप भी दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है ना, चौखंडी स्तूप भी यही है, ठीक है ना, चौखंडी स्तूप भी साथियों यही है, चौखंडी स्तूप भी यहीं पर है। और अगली बात क्या है, चौखंडी स्तूप भी यहीं पर है। और सारनाथ साथियों, सारनाथ में ही अशोक स्तंभ आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ का निर्माण कब हुआ था? अशोक स्तंभ का साथियों जो निर्माण है ये 250 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसके द्वारा कराया गया था? तो जाहिर सी बात है कि अशोक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और ये साथियों क्या है? ये भारत का नेशनल एम्बलम है, ठीक है, ये नेशनल एम्बलम है। और यह भी है कि इसे भारत के नेशनल एम्बलम के रूप में कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950 को इसे भारत के नेशनल एम्बलम के रूप में स्वीकार किया गया, है ना। 26 जनवरी 1950 को दोस्तों इसे भारत के नेशनल एम्बलम के रूप में स्वीकार किया गया। किसे दोस्तों? अशोक स्तंभ को या अशोक पिलर को कह लीजिए, ठीक बात है। बाकी सारनाथ में, है ना, बाकी आप देखेंगे कि सारनाथ में एक चीज और काफी फेमस, ठीक है, क्या कि आप देखेंगे कि सारनाथ में ही बौद्ध धर्म की तांत्रिक शाखा, बौद्ध धर्म की तांत्रिक शाखा, है ना, बौद्ध धर्म की तांत्रिक शाखा वज्रयान का विकास हुआ। किसका भैया? वज्रयान का विकास हुआ, ठीक है। तो बौद्ध धर्म की तांत्रिक शाखा वज्रयान का भी यहां पर विकास साथियों हुआ है, ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म की जो तांत्रिक शाखा हुई, ठीक है, बौद्ध धर्म की जो तांत्रिक शाखा हुई वज्रयान, उसका विकास यहां पर हुआ। हाँ, बात सही है कि भैया गौतम बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिया गया था, है ना, अपने 5 शिष्यों को दिया गया था, है ना, वो इनके मित्र ही थे जो कि शिष्य बन गए। अपने 5 शिष्यों को इन्होंने यहाँ पर, ठीक है, क्या किया? ये उपदेश दिया था। और ये पहले इनके मित्र थे, फिर इनके शिष्य बन गए एक तरह से, ठीक है ना। तो सारनाथ के संबंध में अगर हम बात करते हैं, सारनाथ के संबंध में बात करते हैं, तो सारनाथ के संबंध में सारी बातें यहां पर स्पष्ट हो जाती हैं। बाकी आप यह जानते ही हैं कि सारनाथ कहां पर स्थित है? सारनाथ बनारस में स्थित है, ठीक है ना, है ना, सारनाथ बनारस में स्थित है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको अब वापस लौटिए, इस पर वापस लौटते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि बौद्ध धर्म का पालना उत्तर प्रदेश को कहते हैं। शुद्धोधन जो कि गौतम बुद्ध के पिताजी थे, शाक्य गण के राजा थे, ठीक है ना। और राजधानी इनकी कपिलवस्तु थी, जो कि आज के हिसाब से नेपाल में पड़ती है, नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ती है, लुम्बिनी वाला क्षेत्र। महामाया देवी जो कि गौतम बुद्ध की माता थी, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित थी, क्योंकि कोलीय वंश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। कोलीय वंश उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। कौन कौन जिले में बौद्ध धर्म है? गजब भैया, ये आंकड़ा तो सरकार के पास भी नहीं है। चलो भाई, बौद्ध धर्म के संदर्भ में और क्या बातें हैं? और जो बातें हैं, जैसे आप देखेंगे कि भाई बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिया? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? तो बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे, बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए, अच्छा आपको बताया था कि बुद्ध के द्वारा जो सर्वाधिक उपदेश दिए गए, ये कहां दिए गए थे भैया? श्रावस्ती में दिए गए थे। और श्रावस्ती क्या हुआ करती थी? कौशल राज्य की राजधानी, ठीक है ना, कौशल राज्य की राजधानी, ठीक है ना, कौशल राज्य की राजधानी, ठीक है, कौशल राज्य की राजधानी साथियों। और आपको बताया था भाई गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, ठीक है ना। हाजी भैया, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। अच्छा भैया रजनीश बाबू, चलिए, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। और यह भी है कि भैया श्रावस्ती में ही अंगुलीमाल डाकू से मुलाकात हुई, श्रावस्ती में ही, ठीक है ना, श्रावस्ती में ही, है ना, श्रावस्ती में ही बुद्ध की, है ना, श्रावस्ती में ही बुद्ध की अंगुलीमाल डाकू से मुलाकात हुई, ठीक है ना। और इसे भी इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, अंगुलीमाल, ठीक है, डाकू से मुलाकात, ठीक है ना। हाँ, अंगुलीमाल डाकू से मुलाकात भी इनकी यहीं पर हुई थी, अंगुलीमाल डाकू से भी इसकी जो मुलाकात है इनकी गौतम बुद्ध की यहीं पर दोस्तों हुई थी, ठीक है ना, श्रावस्ती में ही बुद्ध की अंगुलीमाल डाकू से मुलाकात हुई थी। ठीक है भैया, अब जरा एक चीज और याद करिए कि ना, एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अगर आपसे पूछता है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, ठीक है ना, हाँ जी,
बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? अगर ऑप्शन में श्रावस्ती नहीं है तो फिर आंसर आपका हो जाएगा कौशल। क्या हो जाएगा? कौशल हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब अगली बात देखिए भाई, घोषिताराम विहार आपने सुना है? घोषिताराम विहार, घोषिताराम जो विहार है, ठीक है भाई, बौद्ध धर्म से ही संबंधित है घोषिताराम विहार। तो घोषिताराम विहार कहां पर स्थित है? घोषिताराम विहार साथियों स्थित है कौशाम्बी में। कहां पर स्थित है? कौशाम्बी में स्थित है। तो पहली बात तो यही हो गई कि कहां पर स्थित है? कौशाम्बी में स्थित है। दूसरी बात क्या है भाई? वत्सराज उदयन आपको याद है? वत्सराज उदयन, वत्स, अरे वत्स एक राज्य हुआ करता था, ठीक है ना। हाँ जी भैया, वत्सराज उदयन, ठीक है ना। वत्सराज उद्यान, वत्स एक राज्य हुआ करता था, है ना, जिसकी राजधानी जो कि कौशाम्बी और उसके आसपास के क्षेत्रों में था। ठीक है ना। देखो भैया, ऐसा है कि हो सकता है या निश्चित रूप से आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको इनमें से कुछ जानकारियां पहले से होंगी, लेकिन मुझे सबको पढ़ाना है, कुछ लोगों को नहीं पढ़ाना है। ठीक है, तो मैं तो ये मानकर पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ नहीं पता, मैं एकदम बेसिक से एडवांस लेवल का सब बताऊंगा जितना सिलेबस में आता है। फिर हो सकता है कि इसमें से कुछ पता हो तो अच्छी बात है। ठीक है ना। हाँ जी, घोषिताराम विहार, तो यहां पर साथियों याद रखेंगे वत्सराज उदयन। ठीक है ना, वत्सराज उदयन। ठीक है, वत्सराज उदयन। ठीक है, वत्सराज उदयन ने यह, ठीक है, किसे भैया? बौद्ध संघ को दान किया। क्या आपको पता था कि बौद्ध संघ को दान किया था? या कहीं ये तो नहीं पता था कि गौतम बुद्ध को दान किया था? वत्सराज, वत्सराज का मतलब क्या? वत्स एक राज्य था, वहां के राजा उदयन थे, ने यह बौद्ध संघ को दान किया। ठीक है ना, दान किया। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन क्या हो सकता है कि घोषिताराम विहार कहां पर स्थित था? तो भैया कहां पर स्थित था? कौशाम्बी में। कहां पर स्थित था भैया? कौशाम्बी में स्थित था। ठीक है ना। हाँ जी, तो कौशाम्बी में स्थित था, एज इट इज आपको साथियों याद करना है। ठीक है, इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो आप यह जानते हैं कि भैया गौतम बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, है ना, वो तो उत्तर प्रदेश में ही प्राप्त हुआ था, महापरिनिर्वाण। तो गौतम बुद्ध को दोस्तों जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ था, कुशीनगर में। कहां पर? कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और गौतम बुद्ध को दोस्तों उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जहां महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, ध्यान रहे कि इनका अंतिम संस्कार किसने किया था? मल्लों ने। तो मल्ल गणराज्य उत्तर प्रदेश में ही था। मल्लों ने इनका अंतिम संस्कार किया। मल्लों ने इनका अंतिम संस्कार किया। मल्लों ने इनका अंतिम संस्कार किया। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि भैया मल्लों के द्वारा इनका अंतिम संस्कार किया गया। तो मल्ल गणराज्य कहां था साथियों? बिल्कुल, मल्ल गणराज्य भैया उत्तर प्रदेश में ही था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही था। ठीक है, तो मल्लों के द्वारा ही इनका अंतिम संस्कार किया गया। और यहां तक कि आप यह भी देखेंगे, है ना, यहां तक कि आप यह भी देखेंगे, है ना, यहां तक कि आप यह भी देखेंगे कि कुशीनगर में ही इसी वजह से एक स्तूप है जिसका नाम है रामभर स्तूप। क्या नाम है भैया? रामभर स्तूप। तो रामभर स्तूप इस बात का प्रमाण है, रामभर स्तूप इस बात का प्रमाण है कि गौतम बुद्ध, ठीक है, रामभर स्तूप इस बात का प्रमाण है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, है ना। रामभर स्तूप इस बात का प्रमाण है कि भैया बुद्ध की जो डेथ है वो, है ना, कुशीनगर में हुई थी और मल्लों ने इनका अंतिम संस्कार किया था। मल्लों ने इनका अंतिम संस्कार किया था। ठीक है ना। अच्छा भैया, अब एक जगह है यहां पर उत्तर प्रदेश में, और आप जानते हैं कौशाम्बी। जैसे कौशाम्बी, जैसे क्वेश्चन आता है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए, है ना, मतलब जब गौतम बुद्ध कौशाम्बी आए थे। ठीक है ना। हाँ जी भैया, जब, है ना, अगर आपसे कभी पूछे कि घोषिताराम विहार वत्सराज उदयन ने किसे दान किया था, तो आप बुद्ध न बताकर बौद्ध संघ बताइए, अगर दोनों ऑप्शन में मिले तो। अगर ऑप्शन में बौद्ध संघ नहीं है, बुद्ध ही है, फिर तो आप बुद्ध बताइए, लेकिन वास्तव में बौद्ध संघ को दान में किया था, है ना, दान दिया था। ठीक है, तो कौशाम्बी, है ना, बुद्ध कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे? उदयन के शासनकाल में आए थे। यह भी पूछा जाता है, बुद्ध कौशाम्बी उदयन के समय में आए,
उदयन, उदयन यहाँ का राजा था ना, उदयन के समय में आए, उदयन के समय में आए, उदयन के समय में आए थे, ठीक है ना, उदयन के समय में आए थे। वैसे भी उदयन कौन से वंश का था, तो पौरव वंशीय राजा था, ठीक है। उदयन को क्या माना जाता है, कौरव नहीं पौरव वंश, ठीक है ना। तो ये किस वंश का राजा था, तो ये माना जाता है कि जो उदयन है ये उदयन नहीं है, ये उदयन है। तो उदयन कौन से वंश का शासक था भैया, तो उदयन पौरव वंश का राजा था, ठीक है। क्या भैया, हाँ अच्छा भाई गुप्ता जी, ठीक है। तो पौरव वंश का राजा था साथियों उदयन, तो एज इट इज इसको भी जरा दिमाग में रखिएगा भैया, ठीक है। अच्छा भाई, अब जरा ये समझिए कि अगर हम बात कर रहे हैं इन चीजों की, इसमें एक चीज ये ध्यान दीजिए कि कौशांबी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कौशांबी से संबंधित एक बड़ा फेमस क्वेश्चन, और वो ये कि यह, ठीक है, बौद्ध तथा जैन, यह बौद्ध तथा जैन, यह बौद्ध तथा जैन दोनों के लिए, यह बौद्ध तथा जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध, दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है ना, दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है, दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा क्षेत्र बौद्ध तथा जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो ये आप बता देंगे, ठीक है ना। हाँ जी भैया, ठीक, अच्छा है ना। अब इनके बाद आपको तुरंत क्या जानकारी होनी चाहिए, इनके तुरंत बाद अब आइए जो चीज आपको बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो ये कि उत्तर प्रदेश में स्थित, ठीक है, बुद्ध काल में, है ना, ऐसे समझिए कि बुद्ध काल में या बुद्ध के समय यूपी में स्थित या आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित, बुद्ध के समय आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित, आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित, आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित, ठीक है, यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित, ठीक है, मुख्य गणराज्य कितने थे, मुख्य 7 गणराज्य, मुख्य 7 गणराज्य, ठीक है। तो भैया कितने थे भाई, 7 गणराज्य थे। तो बुद्ध काल में आज के आधुनिक उत्तर प्रदेश के हिसाब से 7 गणराज्य थे, वो कौन से थे ये देख लीजिए, ठीक है ना, बुद्ध काल में, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए कौन कौन से थे, अब इनके नाम जो है लिखना है आपको। तो इनके नाम में आप देखिए, जैसे एक नाम है कपिल वस्तु के शाक्य, है ना, हाँ भाई कपिल वस्तु वैसे तो लुम्बिनी में है, कपिल वस्तु वैसे तो लुम्बिनी में है, लेकिन कपिल वस्तु वैसे तो लुम्बिनी में है, लेकिन इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में भी था। तो कपिल वस्तु के शाक्य, कपिल वस्तु के शाक्य, ठीक है, कपिल वस्तु के शाक्य। तो मतलब जो उत्तर प्रदेश का वह इलाका जो नेपाल की तराई क्षेत्र से सटा हुआ है, वहीं पर शाक्य गणराज्य हुआ करता था, और यही शाक्य गणराज्य के अंतर्गत बुद्ध का जन्म भी हुआ था, ठीक है ना। तो कपिल वस्तु के शाक्य हो गए, और कौन हो गया भाई, सुमसुमार पर्वत के भग्ग, ठीक है, सुमसुमार पर्वत के भग्ग, सुमसुमार, ठीक है, सुमसुमार पर्वत, सुमसुमार पर्वत के भग्ग, ठीक है, सुमसुमार पर्वत के भग्ग, ठीक। इसी प्रकार से, हाँ जी, इसी प्रकार से ये रामग्राम के कोलीय, इसी से संबंधित है बुद्ध की माता रामग्राम के कोलीय। तो इसी कोलीय वंश की राजकुमारी थी गौतम बुद्ध की माता, है ना, महामाया, ठीक। और इसी प्रकार से हो जाएंगे कुशीनारा के या कुशीनगर के, कुशीनगर या कुशीनारा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, ठीक है। और इसी प्रकार से कुशीनारा के मल्ल हो गए, और कौन हो गए, पावा के मल्ल, पावा के जो मल्ल थे,
पावा के मल्ल, ठीक है, कितने हो गए, 3 2 5, ठीक है, पावा के मल्ल। और इसी प्रकार से पिपली वन के मोरीय, पिपलीय ना, पिपली वन के मोरीय, पिपली वन के मोरीय, ठीक है, पिपली वन के मोरीय। और केस पुत्र के कलाम, ठीक है, और कहां के भैया, केस पुत्र के कलाम, केस पुत्र के कलाम, ठीक, केस पुत्र के कलाम। अब ये थोड़ा ज्यादा फैक्चुअल डाटा हो रहा है, लेकिन ये वाला जो है फैक्चुअल डाटा, अब क्या ही कर सकते हैं, एग्जाम है, फैक्चुअल डाटा भी आते हैं तो दोनों के लिए जरूरी है, ठीक है ना। हाँ, तो भैया कपिल वस्तु के साग के सुमसुमार पर्वत के भग्य, रामग्राम के कोली, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपली वन के मोरी और केस पुत्र के कलाम, ये 7 आप देखेंगे ऐसे गणराज्य थे जो बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में स्थित थे, जो बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में स्थित थे, ठीक है ना। तो ये जरूर आप याद रखेंगे, ठीक है। इसमें ये विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि कपिल वस्तु के शाक्य भाई यहीं से थे गौतम बुद्ध, इनके पिताजी यहीं के तो राजा थे, ठीक है। और दूसरा भाई रामग्राम की कोलीय कन्या थी, कौन, रामग्राम की कोलीय कन्या थी महामाया देवी, ठीक है। तो ये भी याद करने की जरूरत है, ठीक है, ये भी याद करने की जरूरत है। अब इन सब के बाद जरा और चीजों पर आते हैं। अब इसके बाद जैन धर्म पे चलते हैं, ठीक है, चलिए जैन धर्म पे लिए चलें आपको। अब जब आप जैन धर्म की बात करेंगे, ठीक है, तो जैन धर्म में देखा जाए एक एक करके चीजों को ना, जैन धर्म की बात करते हैं। देखिए जैन धर्म में पहले तो ये समझिए, ये मौर्य वंश हो गया, सॉरी मौर्य वंश कह रहे हैं, बौद्ध धर्म हो गया, ठीक है ना, ये बौद्ध धर्म हो गया आपका। अब जैन धर्म, ठीक है ना। तो जैन धर्म के तीर्थंकरों की बात करेंगे सबसे पहले, जैन धर्म के तीर्थंकर, ठीक है, जैन धर्म के तीर्थंकर, जैन धर्म के तीर्थंकरों से शुरू करते हैं। जैन धर्म के तीर्थंकर, जैन धर्म के तीर्थंकर, जैन धर्म के तीर्थंकर, ठीक है ना। हाँ, नहीं अलग अलग वंश नहीं थे। अगर आप अखिल भारतीय स्तर पर देखेंगे तो कुशीनगर और पावा के मल्ल अलग नहीं थे, लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो उनको अलग अलग करके देखा जाता है, ठीक है। और ऐसा है कि जैसे पूछ लिया कि निम्नलिखित में से किसका विस्तार उत्तर प्रदेश में था या नहीं था, इस वजह से ऐसा अलग अलग करके लिखवाया है, ठीक है। जैन धर्म के तीर्थंकरों की बात करें, हम सब जानते हैं कि जैन धर्म के जो कुल तीर्थंकर हुए उनकी संख्या कितनी है, तो कुल 24 तीर्थंकर हुए। कुल कितने तीर्थंकर हुए, कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से पहला तीर्थंकर कौन हुआ भाई, पहला तीर्थंकर हुआ कौन, ऋषभ देव, ठीक है। तो ऋषभ देव पहले तीर्थंकर हुए, और ऋषभ देव को ही हम और क्या कहते हैं, इन्हीं को हम आदिनाथ भी कहते हैं, इन्हीं को हम आदिनाथ भी कहते हैं, ठीक है, इन्हीं को हम आदिनाथ भी कहते हैं। और इसी प्रकार से जो दूसरे तीर्थंकर हुए, दूसरे तीर्थंकर कौन हुए, अजीतनाथ हुए, कौन हुए, अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर हुए, अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर हुए। अभिनंदन नाथ चौथे तीर्थंकर हुए, अभिनंदन नाथ चौथे तीर्थंकर हुए, अभिनंदन नाथ, ठीक है ना, अभिनंदन नाथ जो है चौथे तीर्थंकर हुए, अभिनंदन नाथ चौथे तीर्थंकर हुए। और पांचवें तीर्थंकर कौन हुए, पांचवें तीर्थंकर हुए सुमितनाथ, कौन, सुमितनाथ पांचवें तीर्थंकर हुए, सुमितनाथ पांचवें तीर्थंकर हुए, सुमितनाथ पांचवें तीर्थंकर हुए। और 14वें तीर्थंकर कौन हुए, 14वें तीर्थंकर हुए अनंतनाथ, कौन, अनंतनाथ, ठीक है ना, अनंतनाथ 14वें तीर्थंकर हुए, ठीक है, अनंतनाथ 14वें तीर्थंकर हुए, ठीक है, 14वें तीर्थंकर हुए। उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ जरूरी है, बस उसी हिसाब से हम चीजें लेकर चल रहे हैं। इसमें 23वें तीर्थंकर, इसमें क्या सब में ही लेकर ऐसे ही चलना है, पार्श्वनाथ, ठीक है ना, पार्श्वनाथ। और फिर क्या 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी,
महावीर स्वामी, तो ये भी देख लेंगे महावीर स्वामी, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, अब इसमें होता क्या है, ठीक है, अब इसमें होता यह है ना। और एक बात है कि जैसे यह हमने महसूस किया है कि नकारात्मक सोचने और बोलने वाले हर जगह हैं। इतना बढ़िया से बेहतरीन तरीके से पढ़कर जहां एक तरफ सभी लोग प्रफुल्लित हैं, वहां एक भाई साहब को देख रहे हैं केवल हर जगह उन्हें नकारात्मकता दिख रही है। वेरी गुड, लगे रहो, देखते हैं कहां तक जाओगे। चलिए, तो जैन धर्म के तीर्थंकर, क्या कहें, जैन धर्म के तीर्थंकर कुल 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है। इसमें आप देखिए जैसे ऋषभ देव है, भाई जन्म कहां पर हुआ, जन्म अयोध्या में हुआ, ठीक है ना। जन्म कहां पर हुआ, अयोध्या में, खूब पूछा जाता है, ठीक है। कहां पर जन्म हुआ, अयोध्या में, ठीक है। कहां पर जन्म हुआ, अयोध्या में, ठीक। कहां पर जन्म हुआ, अयोध्या में, है ना। कहां जन्म हुआ भैया, अयोध्या में जन्म हुआ, ठीक है। जहां जन्म हुआ अयोध्या में, इनका भी जन्म कहां हुआ, अयोध्या में, ठीक है भैया, अयोध्या में जन्म हुआ। इनका भी कहां जन्म हुआ, अयोध्या में। तो भैया ये वो है जिनका जन्म कहां पर हुआ, अयोध्या में। अब भाई इनका जन्म कहां हुआ, तो इनका जन्म आप जानते हैं अयोध्या में नहीं, वाराणसी में हुआ। कहां पर जन्म हुआ, वाराणसी में हुआ, ठीक है ना। कहां पर हुआ भैया, वाराणसी में हुआ, ठीक है ना। अजय भैया नहीं नहीं 24 के नहीं लिख रहे हैं, वो तो उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में जितने इंपॉर्टेंट है उतने ही लिख रहे हैं, है ना भैया। हाँ जी ठीक है। बाकी महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ, तो महावीर स्वामी का जन्म साथियों आप जानते होंगे कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और कुंडग्राम कहां पड़ता है, कुंडग्राम वैशाली बिहार में, ठीक है ना। तो लेकिन फिर यहां पर क्यों लिखा हुआ है, इसलिए क्योंकि महावीर स्वामी का उत्तर प्रदेश से काफी कुछ संदर्भ है, ठीक है ना नहीं जाने दो भैया चलिए भाई। तो अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या है कि जैसे मेन पर्पस जो आपको बताने का था इसको, वो ये कि भैया उत्तर प्रदेश में, जैसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ, किस जैन तीर्थंकर का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ। फिर ये भी क्वेश्चन ये वाला कि भैया बनारस में किसका जन्म हुआ था, तो पार्श्वनाथ का हुआ था। बाकी जो है कुंडग्राम वैशाली, ठीक है ना। हाँ जी भैया, हाँ नहीं इसमें से सबका नहीं, पार्श्वनाथ का बनारस में और कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का, बाकी जो है उनका अयोध्या में जन्म हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे इसमें ये भी है कि आप जानते हैं कि भैया ये आपके ऋषभ देव जी हैं, ये क्या है भाई, ये जैन धर्म के संस्थापक है। ये जैन धर्म के क्या है, ये जैन धर्म के संस्थापक है। महावीर स्वामी है, ये जैन धर्म के क्या है, ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है। ये जैन धर्म के क्या है दोस्तों, ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है, ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है। अब जैसे भाई पार्श्वनाथ जी हैं, ठीक है, पार्श्वनाथ जी हैं, तो पार्श्वनाथ जी के बारे में क्या क्या है ना, पार्श्वनाथ जी के बारे में क्या, देखिए एक चीज और है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म वगैरह के बारे में डिटेल में आप इतिहास में तो पढ़ते ही हैं, यहां हमें यूपी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ जी, तो पार्श्वनाथ जैसे हैं, तो पार्श्वनाथ साथियों इनके पिता का नाम था अश्वसेन, ठीक है ना। इनके पिता कौन थे भैया, तो इनके पिता साथियों थे अश्वसेन। पिता इनके कौन थे, अश्वसेन इनके पिताजी का नाम था, अश्वसेन इनके पिताजी का नाम था। और इनकी है ना, और इसी प्रकार से आप देखिए जैसे इनका जो है ना, या इसको फिर अलग से भी लिख सकते हैं, पार्श्वनाथ के बारे में जो जानकारियां हैं इसको अलग से भी लिख सकते हैं, ठीक है। पार्श्वनाथ जी के बारे में जो जानकारियां हैं इसको हम अलग से भी लिख सकते हैं, तो अलग से मेंशन कर लेते हैं, लिख लेते हैं, जान लेते हैं पार्श्वनाथ। अब बाकी लोगों के बारे में ऐसा कुछ विस्तार पूर्वक जानने की आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत विस्तार से जाने, ठीक है, जितना दे रखा है इतना पर्याप्त है, ठीक। देखिए जहां ज्यादा जरूरत है, ठीक है, कहां ज्यादा जरूरत है, ज्यादा जरूरत पड़ेगी जब आप पढ़ेंगे क्या, जब आप पढ़ेंगे भाई करंट वाला पोर्शन पढ़ेंगे,
है ना, योजना वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी पढ़ने की। अब इसमें जैसे पार्श्वनाथ जी हैं, तो पार्श्वनाथ जी के बारे में हम अलग से मेंशन कर देते हैं। पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जी के बारे में जैसे भाई सबसे पहले तो जैसे हमने कहा कि जन्म कहाँ पर हुआ था, जन्म वाराणसी में हुआ था, ठीक है। तो पिताजी को ये कौन से वंश के थे, इक्ष्वाकु वंश के थे। कौन सा वंश था इनका, इक्ष्वाकु वंश था, ठीक है, इक्ष्वाकु वंश था, ठीक है। और पिताजी जो थे इनके राजा अश्वसेन, राजा अश्वसेन, राजा अश्वसेन, ठीक है, राजा अश्वसेन, ठीक है, राजा अश्वसेन। माता जो थी इनकी वामा देवी, ठीक है ना, माता जो थी इनकी वामा देवी। इनका जो प्रतीक था, प्रतीक मतलब एक तरह से इनका जो प्रतीक, जैसे ऋषभ देव का प्रतीक क्या था पता है, ऋषभ देव का जैसे प्रतीक था वृषभ, ऋषभ देव का प्रतीक क्या था, ऋषभ देव का प्रतीक था वृषभ, है ना, प्रतीक जो इनका था, इनका प्रतीक क्या था, वृषभ, ठीक है, वृषभ इनका प्रतीक था, ठीक है। तो इनका प्रतीक क्या था, वृषभ था, ठीक है। अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद भैया। चलिए, तो भाई ऋषभ देव का प्रतीक वृषभ था और इनका प्रतीक क्या था, इनका प्रतीक था सर्पफण। इनका प्रतीक क्या था, इनका प्रतीक था सर्पफण, ठीक है ना। क्या था प्रतीक इनका, सर्पफण इनका प्रतीक था, सर्पफण इनका प्रतीक था, ठीक है। हाँ जी, सर्पफण इनका प्रतीक था। बाकी कहते हैं कि भाई 877 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था, 877 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। इन्होंने 4 अणुव्रत, ठीक है ना, इन्होंने 4 अणुव्रत दिए। 4 अणुव्रत क्या था, है ना, 4 अणुव्रत या 4 अणुव्रत जो कि एक प्रकार का सिद्धांत था। 4 अणुव्रत जो है वो एक प्रकार का सिद्धांत था। और कैसा सिद्धांत था, जैसे इन्होंने कहा कि 4 अणुव्रत का मतलब, इन्होंने कहा कि 4 अणुव्रत का मतलब जैसे क्या, कि भैया इनका कहना था सत्य, मतलब सदा सत्य के मार्ग पर चलना है, अहिंसा, ठीक है, मतलब हिंसा से दूर रहना है, सत्य अहिंसा, अस्तेय, ठीक है, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब संपत्ति न रखना, ठीक है, अपरिग्रह मतलब संपत्ति न रखना। तो 4 अणुव्रत जो है, ठीक है, जैसे पंच महाव्रत आपने सुना होगा, महावीर स्वामी ने जो जोड़ा था ब्रह्मचर्य, तो 5वां जो महाव्रत जोड़ा गया था वो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि ब्रह्मचर्य था। तो जो बाकी का 4 था, सत्य अहिंसा अस्तेय और अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था, ठीक है। सत्य का मतलब सत्य के मार्ग पर चलो, अहिंसा मतलब हिंसा मत करो, हिंसा से दूर रहो, अस्तेय का मतलब चोरी न करना, अस्तेय का मतलब क्या है, चोरी न करना, चोरी न करना, ठीक है, चोरी न करना। और अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति न रखना। क्या होता है, संपत्ति न रखना, ठीक है। मतलब पार्श्वनाथ के द्वारा यह बताया गया कि जो जैन महात्मा होते हैं उन्हें इन ये चीजें फॉलो करनी चाहिए। उन्हें क्या करनी चाहिए भैया, उन्हें ये चीजें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज है, ठीक, हाँ ठीक है। तो पार्श्वनाथ के बारे में ये बातें हो गई, किसके बारे में भैया, पार्श्वनाथ के बारे में ये बातें होंगी। अब देखिए जैन धर्म से संबंधित, है ना, जैन स्थलों की अगर हम बात करते हैं, जैन धर्म से संबंधित जैन स्थलों की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। प्रसिद्ध यूपी में स्थित, यूपी में स्थित प्रसिद्ध जैन स्थल, यूपी में स्थित प्रसिद्ध जैन स्थल, ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध जैन स्थल, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध जैन स्थल, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित जो प्रसिद्ध जैन स्थल है, इसमें जो पहला नाम हम लेंगे, ये नाम लेंगे किसका, देवगढ़ ललितपुर का। देवगढ़ ललितपुर में ऐसा क्या है, देवगढ़ ललितपुर, देवगढ़ ललितपुर। वैसे तो देवगढ़ ललितपुर में दशावतार मंदिर है, अगर आपको याद हो तो, है ना। वैसे तो देवगढ़ ललितपुर में दशावतार मंदिर है, विष्णु जी के 10 अवतारों का मंदिर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैन से संबंधित क्या है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको श्रावस्ती में भी मिलेगा, ठीक है, श्रावस्ती में भी मिलेगा कुछ न कुछ, क्या मिलेगा भैया। इसी प्रकार से आपको महोबा में भी मिलेगा, कहां पर, महोबा में भी मिलेगा, क्या मिलने वाला है महोबा में। इसी प्रकार से आपको कांकड़ी में भी मिलेगा, कहां पर, कांकड़ी, कि कांकड़ी से तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ, कांकड़ी देवरिया,
काकड़ी देवरिया, ठीक है, काकड़ी देवरिया, ठीक है। अब जैसे यहां से क्या मिलेगा, जैन मूर्तियां व शिल्पकला, यहां से क्या मिला है, जैन मूर्तियां व शिल्पकला, जैन मूर्तियां व शिल्पकला, जैन मूर्तियां व शिल्पकला, जैन मूर्तियां व शिल्पकला, ठीक है। श्रावस्ती से क्या मिलेगा भैया, श्रावस्ती जो है शोभनाथ मंदिर मिलेगा यहां पर आपको। तो श्रावस्ती में जो शोभनाथ मंदिर है वो जैन धर्म से ही संबंधित है, शोभनाथ मंदिर, ठीक है, शोभनाथ मंदिर। महोबा में क्या मिल जाएगा, गोखर पहाड़ी, ठीक है, क्या मिल जाएगी, महोबा में मिल जाएगी गोखर पहाड़ी, ठीक है, गोखर पहाड़ी, गोखर पहाड़ी। और इस पर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं, ठीक है भाई। गोखर पहाड़ी पर क्या स्थित है, 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं यहाँ पर, 24 तीर्थंकरों की, 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं यहाँ पर, ठीक है ना। गोखर पहाड़ी कहां पर स्थित है, जैसे क्वेश्चन कैसे कि गोखर पहाड़ी कहां पर स्थित है, गोखर पहाड़ी कहां पर स्थित है, जहां 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं मिलती हैं, तो भैया आप बता देंगे महोबा में स्थित है। और रही बात किसकी, रही बात काकड़ी देवरिया की, तो 9वें तीर्थंकर है ना, सुविधिनाथ का निवास स्थल ये पूछा गया है, ठीक है ना, 9वें तीर्थंकर, ठीक है, 9वें तीर्थंकर, 9वें तीर्थंकर, 9वें तीर्थंकर सुविधिनाथ, सुविधिनाथ, सुविधिनाथ का निवास स्थल, सुविधिनाथ का निवास स्थल, सुविधिनाथ का निवास स्थल, ठीक है। हाँ जी, तो ये भी ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, सुविधिनाथ का निवास स्थल। ठीक है, तो भैया देखो बौद्ध और जैन धर्म दोनों हो गया, पहले बौद्ध धर्म हो गया, ठीक है, पहले बौद्ध धर्म आपका हो गया, ठीक है, पहले बौद्ध धर्म हो गया। बौद्ध धर्म के बारे में सारी चीजें आपने देख ली, जान ली, समझ ली, ठीक है ना। श्रावस्ती, ठीक है, बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास भी यहीं पर बिताया था, बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा ऋतु, ये चीज एक भूल गई थी, नोट कर लीजिएगा, बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा ऋतु यह शायद बताया था, बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा ऋतु यहीं बिताई, वर्षा ऋतु है ना, यहीं बिताई, यहीं बिताई, ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म के बारे में हो गया, ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में लगभग 3 पेज है, और उसके बाद फिर जैन धर्म के बारे में लगभग 2 ही पेज है, ठीक है ना। तो आराम से ये आपका बौद्ध धर्म भी हो गया और जैन धर्म भी हो गया, ठीक है, बौद्ध धर्म भी हो गया भैया और जैन धर्म भी हो गया, तो दोनों ही यहां पर, ठीक है, हो जाते हैं। अब बौद्ध और जैन धर्म के बाद फिर किस पर बात होगी, बौद्ध और जैन धर्म के बाद फिर किस पर बात होगी। अब इसके बाद जो बात होगी वो होगी किस पर भाई, कुषाण वंश है, ठीक है, और सारी चीजें जो भी हैं। तो बौद्ध धर्म जैन धर्म हो गया, तो अब जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म हो गया, प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल भी हो गए ना, ठीक है, प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल भी हो गए। अब यहां से थोड़ा आगे बढ़े और कुछ चीजों को लेकर चले, ठीक है। अब इसके बाद आप ये समझिए, एक हेडिंग, एक जो है नोट भी आपको लिखवाना था, जो कि एक बार ऐसा हुआ था जो पूछा गया था, ठीक है ना। हाँ, महोबा में स्थित वो पहाड़ी जिस पर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं, तो फिर गोखर पहाड़ी बताएंगे। कौशाम्बी में बताया था कि जैन और बौद्ध दोनों के लिए प्रसिद्ध है। कौशाम्बी में तो बौद्ध धर्म का घोषिताराम विहार बताया ही था, जो कि याद करिए उदयन के समय का है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, तो एक जो नोट लिखना था वो ये कि मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, ठीक है, ये नोट लिख देते हैं, नोट करके, क्या मौर्य युग में नहीं, मौर्योत्तर युग में, मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर युग या मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर का मतलब समझ रहे हैं ना, मौर्योत्तर का मतलब हो गया मौर्यों के बाद, पोस्ट मौर्यन पीरियड। तो मौर्योत्तर युग में मथुरा, मौर्योत्तर युग में मथुरा
जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। अच्छा, एक चीज ये भी आप समझिए कि अगर आप देखेंगे मथुरा, भाई मथुरा तो वैष्णव धर्म के लिए जाना गया था, मथुरा तो श्री कृष्ण के लिए जाना जाता है। मथुरा किसके लिए जाना जाता है? ठीक है ना, मथुरा किसके लिए जाना जाता है? मथुरा श्री कृष्ण के लिए जाना जाता है। अरे बताया तो कौशाम्बी कि घोषिताराम विहार स्थित है यहाँ पर बौद्ध धर्म के लिए। यहाँ पर उदयन के समय में, जब राजा उदयन था तो उस समय गौतम बुद्ध भी कौशाम्बी आए थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भैया कौशाम्बी बुद्ध किसके शासनकाल में आए थे? तो उदयन के शासनकाल में आए थे। ठीक है ना, ठीक। अब कुषाण वंश और उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में जब हम चीजें बात करेंगे, वैसे तो कुषाण वंश के बारे में आपने हो सकता है इतिहास में या कहीं ना कहीं से विस्तार पूर्वक चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है ना, तो वो वहीं पर पढ़ना ठीक है। हम उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में कुषाण वंश का क्या कुछ महत्व है, क्या कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, हम उसको देखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि कुषाण वंश, ठीक है, कुषाण वंश का साम्राज्य काफी लंबा चौड़ा था। अफगानिस्तान में भी फैला था, आज जहां पर पाकिस्तान है वहां पर भी फैला था, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो मथुरा, है ना, और बनारस तक भी इनका प्रभाव था। ठीक है ना, तो अगर हम इनके विस्तार क्षेत्र की बात करें, अगर हम इनका विस्तार की बात करें कि इनका विस्तार कहां कहां तक था, तो आप यह पाएंगे कि कुषाणों का जो साम्राज्य है वो कहां कहां तक फैला हुआ था भैया। कुषाणों के साम्राज्य को कहां कहां तक फैला हुआ था अगर हम इसकी बात करें तो भैया अफगानिस्तान में फैला था। ठीक है, कुषाणों का जो साम्राज्य है कहां कहां पर फैला था, तो उस विस्तार को हम यहां पर एक बार मेंशन कर देते हैं ताकि आपके माइंड में एक मोटी मोटा आइडिया रहेगा कि भैया कहां कहां पर इसका विस्तार था। तो जैसे अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, और पश्चिमोत्तर भारत, है ना, पश्चिमोत्तर भारत मतलब आज जहां पर पाकिस्तान है ना, उस वाले क्षेत्र में भी विस्तार था। ठीक है, और भाई इधर आप देखेंगे तो मथुरा बनारस तक। ठीक है, तो ये मथुरा बनारस तक इसका विस्तार था, इसी वजह से हम इसे पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से हम इसे पढ़ रहे हैं। तो अब हम कुषाण वंश में देखेंगे, भाई कुषाण वंश का वैसे संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का वैसे संस्थापक आप देखेंगे तो कुषाण वंश का संस्थापक साथियों था कुजूल कड़फिसेस। कौन था? कुजूल कड़फिसेस जो है इस वंश का संस्थापक था। कुजूल कड़फिसेस इस वंश का संस्थापक था। ठीक है, और इसका भाई वास्तविक संस्थापक या रियल फाउंडर कौन हुआ? तो दोस्तों इसका जो रियल फाउंडर हुआ या वास्तविक संस्थापक हुआ, तो वास्तविक संस्थापक कौन हुआ? विम कड़फिसेस। विम कड़फिसेस, तो विम कड़फिसेस जो है वो इस वंश का वास्तविक संस्थापक हुआ। विम कड़फिसेस नाम थोड़ा अजीब है। विम कड़फिसेस जो है वो इस वंश का वास्तविक संस्थापक हुआ। ठीक है ना, विम कड़फिसेस इस वंश का वास्तविक संस्थापक हुआ। ठीक है, हाँ जी। और आप देखेंगे कि इसी के बारे में कहा जाता है कि का साम्राज्य मथुरा तक फैला था। का साम्राज्य मथुरा तक फैला था। का साम्राज्य मथुरा तक फैला था। ठीक है, का साम्राज्य मथुरा तक फैला था। तो विम कड़फिसेस का जो साम्राज्य है वो मथुरा तक फैला था। ठीक है ना, विम कड़फिसेस का साम्राज्य मथुरा तक फैला था और ये इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, विम कड़फिसेस भाई स्वर्ण सिक्के, है ना भाई, ये सोने के सिक्के इसने चलाए थे। शैव धर्मानुयायी था ये, शैव धर्मानुयायी। ठीक है, तो शैव धर्मानुयायी था और स्वर्ण सिक्के चलाए, है ना, स्वर्ण सिक्के, सोने के सिक्के इसने चलाए। ठीक है भैया, तो विम कड़फिसेस जो कि शैव धर्मानुयायी था, सोने के सिक्के सबसे पहले इसी ने चलवाए। ठीक है ना, हाँ जी, सोने के सिक्के इसी ने चलवाए। ठीक है, अच्छा, तो शैव धर्मानुयायी था, सोने के सिक्के चलवाए और इसका साम्राज्य मथुरा तक फैला हुआ था, ये तो याद करना ही करना है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि कनिष्क की दूसरी राजधानी, जैसे विम कड़फिसेस का साम्राज्य भले मथुरा तक फैला था लेकिन मथुरा को राजधानी बनाने वाला इस वंश का शासक कौन हुआ? कनिष्क हुआ। कनिष्क की दूसरी राजधानी, कनिष्क की दूसरी राजधानी, ठीक है, कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा। ठीक है,
कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। ठीक है ना? हाँ जी भैया, कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। और पहली राजधानी क्या थी फिर? पहली राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर। पुरुषपुर, पेशावर। तो हमें पहली राजधानी से खैर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में चीजों को पढ़ना है। ठीक है ना? हाँ जी भैया, तो बिल्कुल कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा और पहली राजधानी पुरुषपुर, पेशावर, है ना? पहली राजधानी पुरुषपुर, पेशावर। ठीक है, और इसको और आगे बढ़ाइए और चीजों को देखिए। तो भैया जो कनिष्क है, कनिष्क के मतलब कुषाण के समय में ही, कनिष्क के समय में ही मूर्ति निर्माण कला का विकास हुआ। मूर्ति निर्माण कला का विकास, मूर्ति निर्माण कला का विकास हुआ। मूर्ति निर्माण कला का विकास, ठीक है, मूर्ति निर्माण कला का विकास किसके समय में हुआ? कनिष्क के समय में हुआ। कनिष्क के समय में, कनिष्क के समय में। तो कनिष्क के शासन काल में मूर्ति निर्माण कला का विकास हुआ। कहां पर हुआ? अब मूर्ति निर्माण कलाएं दो विकसित हुई, मूर्ति निर्माण कलाएं जो विकसित हुई वो कौन कौन सी विकसित हुई? मूर्ति निर्माण कलाएं साथियों जो विकसित हुई, इसमें से एक कला थी मथुरा कला, और इसीलिए हम इसे पढ़ भी रहे हैं, मथुरा कला। और दूसरी साथियों कौन सी थी? गांधार कला। ठीक है, गांधार कला, मथुरा कला और गांधार कला। भाई गांधार कला तो तक्षशिला में, गांधार कला का क्षेत्र क्या था? तक्षशिला था। ठीक है, गांधार कला का जो क्षेत्र था वो क्या था? गांधार कला का क्षेत्र था तक्षशिला। ठीक है, गांधार कला का क्षेत्र तक्षशिला था। ठीक है, मतलब जो तक्षशिला और उसके आसपास का क्षेत्र है, गांधार कला वहां पर विकसित हुई। और सब समझ में आएगा, थोड़ा सा इत्मीनान रखेंगे। और मथुरा कला तो भाई मथुरा में ही, मतलब आप ऐसे समझिए कि मूर्ति बनाने के तरीकों का विकास, ठीक है ना, मूर्ति बनाने के तरीकों का विकास कुषाण शासक कनिष्क के समय में हुआ। और मूर्ति बनाने के दो तरीके विकसित हुए, जो तक्षशिला में विकसित हुए उसको गांधार कला कहा गया, और जो मथुरा में विकसित हुए उन्हें मथुरा कला कहा गया। ठीक है ना? चलिए, तो एज इट इज इसको याद करना है। भाई देखिए, बातचीत करने के लिए नहीं आया हूं, पढ़ाने लिए आया हूं। ठीक है, तो भैया पढ़ाने दीजिए। किसी प्रकार का कोई डाउट वाउट हो तो हेल्पलाइन नंबर पर आप भेज सकते हैं। ठीक है, बाकी पढ़िए, पर्याप्त है ये बैच आपके लिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। मूर्ति निर्माण कलाएं क्लियर है? अच्छा, अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि मथुरा की, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मथुरा के संग्रहालय में आज भी ज्यादातर जो मूर्तियां मिलती हैं वो कुषाण काल की मिलती है। ठीक है, हाँ जी, कहां की मिलती है? कुषाण काल की। ठीक है, आज भी मथुरा के संग्रहालय में, ठीक है, मथुरा के संग्रहालय में, मथुरा के संग्रहालय में, मथुरा के संग्रहालय मतलब म्यूजियम में ज्यादातर मूर्तियां इसी काल की हैं। ज्यादातर मूर्तियां इसी काल की हैं। ज्यादातर मूर्तियां इसी काल की हैं। ठीक है, ज्यादातर मूर्तियां इसी काल की हैं। ठीक है, ज्यादातर मूर्तियां इसी काल की हैं। ठीक है, ज्यादातर मूर्तियां इसी काल की। ठीक, तो कुषाणों के समय में जो मूर्ति निर्माण कला का विकास हुआ उसमें मुख्य थी मथुरा कला। मथुरा में बनाई जाने वाली जो मूर्तियों का तरीका था उसे मथुरा कला कहा गया। और आज भी मथुरा के संग्रहालयों से ज्यादातर इसी काल की मिलती है। ठीक है ना? चलिए भैया, बिल्कुल ठीक। तो कुषाण वंश से रिलेटेड और क्या कुछ चीजें भाई जो जाननी चाहिए, तो ये तो आपको याद करना ही करना है। ठीक है, दिमाग में रखना ही रखना है। ठीक है, बाकी आप देखेंगे कि ये जो कुषाण वंश है, ये जो कुषाण वंश देख रहे हैं, कुषाण वंश के अवशेषों पर ही आगे चलकर गुप्त वंश स्थापित होगा। ठीक है ना? हाँ, इन्हीं के अवशेषों पर, भाई इन्हीं के अवशेषों पर मतलब जब इनका खात्मा हो जाएगा, जब कुषाण वंश खत्म हो जाएगा तो इसी के बाद गुप्त वंश आएगा। तो वो लिख रहे हैं कि इन्हीं के अवशेषों पर, इन्हीं के अवशेषों पर। आपको पता है कि हम लोग जो शर्ट पहनते हैं, शर्ट, जूता पहनते हैं या शर्ट में बटन वगैरह लगाते हैं, ये सब कुषाणों की देन है भारत में। यहां तक कि कनिष्क के द्वारा जो शक संवत चलाया गया था, हमारे देश का राष्ट्रीय कैलेंडर उसी पर आधारित है। ठीक है ना? हाँ जी भैया,
बिल्कुल एकदम 100% भाई मृत्युंजय बाबू। देखिए इन्हीं के अवशेषों पर गुप्त वंश स्थापित हुआ। इन्हीं के अवशेषों पर गुप्त वंश स्थापित हुआ। ठीक है, ये भी दिमाग में रखिएगा, इन्हीं के अवशेषों पर गुप्त वंश स्थापित हुआ। ठीक है ना। हाँ जी, आप कड़फिसेस लिख लीजिए ना, क्या समस्या है। ठीक है, इनका नाम मूल रूप से हिंदी में नहीं था कि वहां कड़फिसेस है कि कैडफिसेस है। और मैं हिंदी पढ़ाने तो आया नहीं हूं कि अगर कहीं पर कोई मात्रा या स्पेलिंग का एरर होता है तो वो आप अपने हिसाब से सही कर लीजिए। ठीक है, कड़फिसेस लिखा हो, कैडफिसेस लिखा हो, कुडफिसेस लिखा हो, जो लिखा हो। ठीक है ना। हाँ जी, चलिए, इसके लिए परेशान हो, बताओ, छोटी सी चीज के लिए स्पेलिंग क्या एग्जाम में स्पेलिंग एरर कराएगा अदय। चलिए, अब देखिए भैया, कुषाण वंश के बारे में कुछ और बातें भी लिख लीजिए। कुषाण वंश से संबंधित कुछ और बातें हैं जो आपको लिखना है। ठीक है, कुषाण वंश से संबंधित कुछ और बातें जो लिखनी है, जैसे मैं आपको बता दूं, सारनाथ लेख, कुषाण वंश के समय का एक सारनाथ लेख भी है। कुषाण वंश के समय का सारनाथ लेख भी है। ठीक है, कुषाण वंश के समय का एक सारनाथ लेख भी है। ठीक है ना। हाँ, ये चीन के यूची जाति के थे, है ना, ये मूलतः चीन के यूची जाति के थे। सारनाथ लेख, ध्यान रहे उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में हम इतिहास को पढ़ रहे हैं, बाकी विस्तार पूर्वक जो इतिहास है वो आप इतिहास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सारनाथ लेख क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो ये जो सारनाथ लेख है ये किसका है? कनिष्क का है। सारनाथ लेख किसका है? कनिष्क का है। दूसरी बात कि जो सारनाथ लेख है, इस सारनाथ लेख में महाक्षत्रपों का उल्लेख किया गया है। किसका भैया? महाक्षत्रपों का उल्लेख किया गया है। कौन से महाक्षत्रप? महाक्षत्रपों का उल्लेख किया गया है, और इसमें जिन महाक्षत्रपों का उल्लेख है उसमें से एक महाक्षत्रप वाराणसी का है ना, एक वाराणसी का है और एक मथुरा का है। इससे क्या पता चलता है भाई? देखिए, सारनाथ अभिलेख एक प्राप्त हुआ है। सारनाथ लेख मतलब सारनाथ से, बनारस के सारनाथ से एक लेख प्राप्त हुआ है कुषाण वंश के समय का, कनिष्क के समय का, जिसमें दो महाक्षत्रपों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक महाक्षत्रप बनारस पर शासक करता, एक महाक्षत्रप बनारस पर शासन करता था जिसका नाम था बनस्पर। क्या नाम था? बनस्पर। और एक साथियों मथुरा पर शासन करता था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम दिया गया था, जिसका नाम था, है ना, खरपल्लान। क्या भैया? खरपल्लान। ठीक है, खरपल्लान। ठीक है, इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि कुषाण वंश के शासक, ठीक है, जिनकी राजधानी शुरू में पुरुषपुर पेशावर थी, फिर आगे चलकर मथुरा हुई, इन्होंने बनारस और मथुरा के क्षेत्रों पर भी अपना प्रभाव रखा और अपने लोकल रूलर्स, या यूं कह लीजिए कि अपने अधीनस्थ शासक या अधिकारी नियुक्त किए कि हाँ भाई यहां का भी शासन प्रशासन अच्छे से चले। ठीक है ना। और आप देखेंगे कि मथुरा से कनिष्क की सिर रहित मूर्ति प्राप्त हुई है। सिर रहित मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है ना, प्राप्त हुई है। ठीक है, मथुरा से कनिष्क की सिर रहित मूर्ति प्राप्त हुई है, मतलब कनिष्क की एक मूर्ति मथुरा से ऐसी मिली जिसमें सिर ही नहीं है। ठीक है ना। हाँ, अच्छा, और क्या है भैया? रबतक अभिलेख आपको याद है? रबतक अभिलेख का संबंध कनिष्क से है। रबतक अभिलेख उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? रबतक अभिलेख अफगानिस्तान में है। ठीक है, रबतक अभिलेख अफगानिस्तान में है, और रबतक अभिलेख जो है ये कनिष्क का है। लेकिन पढ़ना क्यों है भाई? देखो, पढ़ना इसको इसलिए है क्योंकि इस अभिलेख में, ये जो रबतक अभिलेख है में, है ना, में जो उल्लेख किया गया है, में उल्लिखित भारतीय शहर, में उल्लिखित जो भारतीय शहर हैं, इन्हीं की वजह से इन्हें पढ़ना है। में उल्लिखित भारतीय शहर। ठीक है, में उल्लिखित भारतीय शहर कौन कौन से हैं?
तो इसमें से दो तो उत्तर प्रदेश वाले हैं, जैसे एक तो कौशांबी का उल्लेख इसमें किया गया है, एक तो कौशांबी का उल्लेख इसमें है और एक साकेत का उल्लेख इसमें है। उत्तर प्रदेश के दो शहर हो गए, बाकी एक उज्जैनी का भी उल्लेख है, इसका उज्जैनी का भी उल्लेख है, और किसका उल्लेख है, पाटलिपुत्र का भी उल्लेख है, चंपा का भी उल्लेख है, ठीक है, पाटलिपुत्र का भी इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये जो है एकदम दिमाग में रखें, ठीक है, ये एकदम दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुषाण वंश। और अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जितनी बातें हमने आपको लिख दी हैं, है ना, जो कुछ भी बातें इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कुषाणों के संबंध में, ये हो गया, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, कंफ्यूजन हो जाता है, नहीं नहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, उसमें क्या कंफ्यूजन, एक मात्रा से देखें कुषाण वंश, ठीक है। तो कुषाण वंश के बारे में क्या क्या हो गया भैया, सिंपल सी बात है कि कुषाण वंश हम उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि विस्तार इसका उत्तर प्रदेश के मथुरा बनारस तक भी था। संस्थापक कुजुल कड़फिसेस, वास्तविक संस्थापक विम कड़फिसेस, और ये विम कड़फिसेस शैव धर्मानुयायी था, सोने के सिक्के सबसे पहले इसी ने चलाए थे, इसका साम्राज्य मथुरा तक फैला था। लेकिन कनिष्क जब राजा बना कुषाण वंश का, तब इसने मथुरा को राजधानी बनाई। दूसरी राजधानी, पहली राजधानी पुरुषपुर थी। मूर्ति निर्माण कला का विकास यही कनिष्क के समय में हुआ, और मूर्ति निर्माण कला जो विकसित हुई वो मथुरा में मूलतः विकसित हुई, और इसीलिए मथुरा के संग्रहालय में आज भी यहाँ की मूर्तियां, इस काल की मूर्तियां ज्यादातर मिलती हैं। और जब कुषाण वंश खत्म हुआ तो आगे चलकर इन्हीं के अवशेषों पर गुप्त वंश आया, और कुषाण वंश के समय का सारनाथ लेख मिला है बनारस से ही, जिसमें वाराणसी में वनस्पर और मथुरा में खरपल्लान नामक महाक्षत्रपों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। मथुरा से कनिष्क की सिर रहित मूर्ति प्राप्त हुई है, और कनिष्क के ही रबतक अभिलेख में उत्तर प्रदेश के कौशांबी और साकेत, साकेत का मतलब अयोध्या, का उल्लेख किया गया है, ठीक है। आज का सेशन छोटा रहने वाला है और यहीं पर सेशन को समाप्त करेंगे। कारण है कि बड़े हमारे एक क्लोज फ्रेंड हैं, उनकी शादी है, उसमें जाना है, ठीक है। कई बार सुबह से कॉल आ चुका है, हमने कहा सर एक क्लास तो लेनी ही है अंतिम रूप से, वैसे तो बहुत सारी क्लासेस हैं, लेकिन 3 से 4 हमने कहा कि भाई क्लास 3 से 4 होती है, एक उसको ले लेने दीजिए, नहीं तो बच्चे नाराज हो जाएंगे, साथी हमारे नाराज हो जाएंगे कि भैया उनका एग्जाम है, सारी चीजें हैं, है ना। और यूपी के बच्चे इस समय ज्यादा टेंशन में हैं भी, इसी वजह से बाकी क्लासेस को दरकिनार करके हमने कहा कि कम से कम भले 20-25 मिनट ही पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर, ठीक है। तो उन्होंने कहा देखो भैया बाकी सब तो ठीक है, लेकिन शादी भी तो है ना, एक ही बार होती है जीवन में, तो चले आओ, ठीक है। तो जाना जरूरी है, तो अब चलते हैं भैया, ठीक है ना।